Hi everyone and welcome to our college, and in today's session we are going to cover the core fundamental concepts of artificial intelligence, that is AI. Today, if we unlock our phone with Face ID and ask Siri to tell us the weather, we are actually using computer vision and NLP. If we are interacting with tools like ChatGPT or Gemini, we are actually using LLMs, large language models. आज के डेट में every application is full of recommendations. अगर हम Amazon Blinkit use करते हैं, they recommend us what to buy. अगर हम Netflix, YouTube use करते हैं, they recommend us what to watch. We have apps like Google Maps or Uber that do traffic prediction for us. They also do arrival time estimation, and that too with a great accuracy. Even if we are coding today, we take help from tools like GitHub Copilot. So if we are using technology today, then we are actually using different multiple forms of artificial intelligence every single day. तो आज के सेशन के अंदर we are going to cover the core fundamental concepts of artificial intelligence. What are the different types? What are the different subsets? What are the different use cases of AI and much more. So today's session is going to have no prerequisites. मतलब anybody who wants to understand AI, anybody who wants to explore more about artificial intelligence can learn from this lecture. तो आज के lecture के बाद we are actually going to feel more confident and we are actually going to understand more about the terms that are related to AI, जैसे machine learning हो गई, reinforcement learning हो गई, computer vision हो गई, NLP हो गई, neural networks हो गई, and many more algorithms like this. So this will be a session about AI that will help us understand it and feel more confident in today's time. Let's start with the session. So let's start by understanding what exactly is AI, artificial intelligence. AI is basically that technology that allows computers or systems to perform tasks that typically require human intelligence. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे कोई भी कंप्यूटर्स होते हैं, अगर हमारे कोई सिस्टम्स होते हैं जो ऐसे काम परफॉर्म करते हैं जिसके अंदर कुछ ना कुछ लेवल ऑफ ह्यूमन इंटेलिजेंस चाहिए, तो वो काम वो परफॉर्म करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी विच इज़ AI. अब ये कैसे काम हो सकते हैं? इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है पैटर्न रिकग्निशन. हम एज ह्यूमंस डेटा को देखकर उसके अंदर पैटर्न रिकग्नाइज करने के अंदर बहुत अच्छे होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं. लेट्स सपोज हमें किसी ने डेटा दिया कि इनपुट 1 के लिए आउटपुट 1 होना चाहिए, इनपुट 2 के लिए आउटपुट 4 होना चाहिए, इनपुट 3 के लिए आउटपुट 9 होना चाहिए, इनपुट 4 के लिए आउटपुट 16 होना चाहिए. तो इस डेटा के अंदर हमें एक पैटर्न दिखेगा एंड उस पैटर्न को एनालाइज करके हमें पता होगा कि अगर कोई इनपुट 5 देता है तो उसके लिए आउटपुट 25 होना चाहिए, बिकॉज ऑल ऑफ दीज नंबर्स आर स्क्वायर्स ऑफ दीज नंबर्स. तो 5 का भी हम स्क्वायर दे देंगे. तो दिस इज अ सिंपल एग्जाम्पल ऑफ व्हाट पैटर्न रिकग्निशन इज. तो यही काम अगर हमें मशीन से परफॉर्म कराना है तो वो हम परफॉर्म करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ AI. उसी तरीके से एक और एग्जांपल होगा ह्यूमन इंटेलिजेंस का, स्पीच रिकग्निशन. हम एज ह्यूमंस एक दूसरे की अगर लैंग्वेज समझते हैं तो दूसरा व्यक्ति क्या कह रहा है हम उस बात को समझ सकते हैं, हम उसका मीनिंग समझ सकते हैं, हम उस बात का कॉन्टेक्स्ट, उसके अंदर क्या इमोशंस है, वो चीज़ें भी समझ सकते हैं. तो इसी तरीके की स्पीच रिकग्निशन अगर हम मशीन से कराना चाहते हैं तो वो हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ AI. जैसे आज की डेट में हमारे पास सिरी है, हमारे पास एलेक्सा है. इनफैक्ट विद टूल्स लाइक ChatGPT और Gemini हमारे पास वॉइस ऑप्शन होता है, तो हम इन टूल्स के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं विद आर वॉइस. तो ये टूल्स कैसे रिकग्नाइज करते हैं कि हम एग्जैक्टली बोल क्या रहे हैं? दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ स्पीच रिकग्निशन. इसके साथ में वी ऑल्सो हैव समथिंग कॉल्ड इमेज एनालिसिस. हम इमेजेस को देखकर उनको एनालाइज कर सकते हैं कि इमेज के अंदर डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, इमेज के अंदर अगर कोई नंबर्स लिखे हुए हैं तो वो नंबर्स क्या हैं, इमेज के अंदर कौन सी चीज़ का क्या मतलब है. ये हम एज ह्यूमंस कर सकते हैं ह्यूमन इंटेलिजेंस को यूज़ करके. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमें कोई कार की इमेज देगा तो उस कार की इमेज में हम रिकग्नाइज कर सकते हैं कि नंबर प्लेट कहाँ पर है और उस नंबर प्लेट पे क्या नंबर्स लिखे हुए हैं. अब यही काम अगर हमें कंप्यूटर से कराना है तो वो हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ AI. एंड ये ऐसा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है जो एक्चुअली एग्जिस्ट करता है. हमारे पास ट्रैफिक डिपार्टमेंट के अंदर ऐसे सिस्टम्स एग्जिस्ट करते हैं जो किसी भी व्हीकल के लिए उसका नंबर प्लेट डिटेक्ट कर सकते हैं एंड ऑटोमेटेड चलान्स उन व्हीकल्स को सेंड कर सकते हैं. सो दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ टास्क जिनके लिए कुछ ना कुछ ह्यूमन इंटेलिजेंस चाहिए और इन्हीं टास्क को हम AI की हेल्प से परफॉर्म कर सकते हैं. अब AI को हमने समझ लिया, AI की एक ब्रांच को भी समझ लेते हैं विच इज कॉल्ड मशीन लर्निंग. इफ दिस इज AI तो AI की सबसे इंपॉर्टेंट सब डोमेन होती है मशीन लर्निंग. मेजॉरिटी ऑफ AI जो आज की डेट में हम देखते हैं, मेजॉरिटी ऑफ दैट AI इज एक्चुअली मशीन लर्निंग. तो मशीन लर्निंग क्या होता है? मशीन लर्निंग आर बेसिकली दोज एल्गोरिथम्स दैट लर्न फ्रॉम डेटा रादर देन प्रोग्रामिंग. तो मशीन लर्निंग के अंदर डेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड इनफैक्ट दैट इज़ वाई इन द लास्ट 1 to 2 डेकेड्स मशीन लर्निंग और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुई है और बहुत सारे ऐसे सिस्टम्स इमर्ज हुए हैं जो एक्चुअली मशीन लर्निंग को यूज़ करते हैं. बिकॉज जैसे ही इंटरनेट आया, जैसे ही सारे के सारे लोग इंटरनेट पर ऑन बोर्ड हुए, तो वैसे ही हमारे पास बहुत सारा डेटा आने लगा एंड आज की डेट में हर बड़ी कंपनी के पास बहुत सारा डेटा है एंड दैट इज़ वाई वी आर एबल टू सी सो मेनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस ऑफ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स. अब सिंस मशीन लर्निंग इज अ सब डोमेन ऑफ AI, हम ये कह सकते हैं कि सारी मशीन लर्निंग AI
होती है, बट सारी AI मशीन लर्निंग नहीं होती. देयर आर सम पार्ट्स ऑफ AI विच आर नॉट मशीन लर्निंग. ये कैसे पार्ट्स हैं? जैसे फॉर एग्जांपल हमारे जो रूल बेस्ड सिस्टम्स होते हैं, दे आर पार्ट ऑफ AI. उनके अंदर कुछ ना कुछ लेवल ऑफ इंटेलिजेंस होती है, पर वो मशीन लर्निंग का पार्ट नहीं है. उनके अंदर हम प्रोग्रामिंग करते हैं रादर देन लर्निंग फ्रॉम डेटा. तो रूल बेस्ड सिस्टम्स के अंदर हम AI को यूज करते हैं पर मशीन लर्निंग को यूज नहीं करते. वन मोर एग्जाम्पल कुड बी क्लासिकल रोबोटिक्स, जिसके अंदर हम रूल बेस्ड प्रोग्रामिंग ही करते हैं. दैट इज ऑल्सो AI, बट दैट इज नॉट पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग. हमारे पास कुछ एल्गोरिथम्स भी होती हैं, जैसे वी हैव वन A* एल्गोरिथम विच इज यूज्ड इन ग्राफ्स, विच इज पार्ट ऑफ AI बट नॉट पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग. उसके साथ में वी ऑल्सो हैव फजी लॉजिक सिस्टम्स, जो हमारे घर के ACs के अंदर, फ्रिज के अंदर यूज होते हैं. उन फ्रिज को प्रोग्राम करने के लिए, उन्हें थोड़े बहुत लेवल ऑफ इंटेलिजेंस देने के लिए, बट दैट इज पार्ट ऑफ AI बट नॉट पार्ट ऑफ मशीन लर्निंग. बट जो मेजॉरिटी AI आज की डेट में हम देखते हैं LLMs के अंदर, गूगल मैप्स जैसी, ऊबर जैसी, Amazon जैसी, ब्लिंकिट जैसी एप्स के ऊपर, मेजॉरिटी ऑफ दैट AI इज मशीन लर्निंग. तो मशीन लर्निंग के अंदर हमारे पास बहुत सारी अलग अलग एल्गोरिथम्स होती हैं, जिनको हम आगे जाकर देखेंगे. जैसे लीनियर रिग्रेशन हो गया, लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो गया, सपोर्ट वेक्टर मशीन्स हो गए, हमारी डिसीजन ट्रीज हो गए, एंड सो मच मोर. अब मशीन लर्निंग की ही एक और सब डोमेन होती है, जिसको हम कहते हैं डीप लर्निंग. And deep learning is very popular today. Deep learning is basically that subdomain of machine learning जिसके अंदर हम neural networks के साथ काम करते हैं. न्यूरल नेटवर्क्स को हम मशीन्स के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं, एंड दीज नेटवर्क्स आर एक्चुअली इंस्पायर्ड फ्रॉम द ह्यूमन ब्रेन. ह्यूमन ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, एंड उन्हीं से इंस्पायर्ड हमारे न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं. तो न्यूरल नेटवर्क से ही हमारी कई सारी डिफरेंट एल्गोरिथम्स निकल कर आती हैं, जैसे FNN हो गई, फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क्स, RNN हो गए, रेकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स, कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स, हमारे ट्रांसफॉर्मर्स हो गए, जो आज की डेट में ChatGPT जैसे टूल्स के अंदर यूज होते हैं. दे आर ऑल पार्ट ऑफ डीप लर्निंग. तो इनको भी आगे जाकर हम डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे. एंड डीप लर्निंग का ही एक और एप्लीकेशन या एक और सब डोमेन इसको हम सोच सकते हैं, विच इज कॉल्ड जेन AI. तो जेन AI इज एट द सेंटर ऑफ दिस, जिसका मतलब है जनरेटिव AI. जनरेटिव AI कहने का मतलब है कि जेन AI के अंदर हम उन टेक्नोलॉजीज के साथ, उन सिस्टम्स के साथ डील करते हैं जो नया टेक्स्ट, नई ऑडियो, नई वीडियो, नई इमेजेस को जनरेट करने का काम करते हैं. मतलब अभी तक जितनी भी AI के साथ हम डील कर रहे थे, वो बहुत नया कंटेंट नहीं जनरेट कर रहे थे, बट जब हम ऐसे AI के साथ, ऐसी टेक्नोलॉजीज के साथ, एल्गोरिथम्स के साथ डील करना स्टार्ट करते हैं जो नया कंटेंट जनरेट करते हैं, देन वी आर टॉकिंग अबाउट द फील्ड ऑफ जेन AI. तो इसको भी आगे जाकर हम डिटेल में देखने वाले हैं. तो जब भी हम AI को सीखने की बात करते हैं, ये डिफरेंट टर्म्स हमें पता होनी चाहिए. प्लस जो मेजॉरिटी AI फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को आज हम डिस्कस करेंगे, दे आर एक्चुअली मशीन लर्निंग एंड सबसेट्स ऑफ मशीन लर्निंग, विच इज डीप लर्निंग एंड जेन AI. तो एक बार डिटेल में समझते हैं. नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज मशीन लर्निंग. ML के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि ML के अंदर हम ऐसे एल्गोरिथम्स को यूज करते हैं दैट लर्न फ्रॉम डेटा. तो इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं. हमें लाइफ में अगर कोई घर लेना होता है, कोई गाड़ी लेनी होती है, देन वी गो टू अ बैंक एंड वी कैन अप्लाई फॉर अ लोन. अब लेट्स सपोज हम एक बैंक के अंदर काम करते हैं, और उस बैंक के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो लोन एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करते हैं. अब हमें एज अ बैंकर एक ऐसा सिस्टम बनाना है जो प्रिडिक्ट कर सके कि किसी भी एप्लीकेंट को लोन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए. मतलब शुड द लोन बी एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड बाय द बैंक. तो इस सिस्टम को हम कैसे डिज़ाइन करेंगे? तो इस सिस्टम को हम बेसिकली लॉजिकली अपने दिमाग से सोचें तो 2 स्टेप्स के अंदर डिज़ाइन कर सकते हैं. सबसे पहला तो हम पुराना डेटा देख सकते हैं कि अभी तक बैंक में कितने एप्लीकेंट्स ने अप्लाई किया है फॉर द लोन. उन एप्लीकेंट्स के हम डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स फिगर आउट करने की कोशिश कर सकते हैं. बेसिकली हम पुराना डेटा देखेंगे और उसमें देखेंगे कि किन एप्लीकेंट का लोन एक्सेप्ट हो गया है और कौन से एप्लीकेंट का लोन रिजेक्ट हो गया है. तो जब हम इस डेटा को एनालाइज करेंगे तो हमें कुछ कॉमन पैटर्न्स दिखेंगे, कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स दिखेंगे. जैसे फॉर एग्जांपल क्रेडिट स्कोर इज समथिंग जो हमें दिखेगा कि क्रेडिट स्कोर की एग्जैक्टली ऐसी क्या वैल्यू कि लोन एक्सेप्ट या रिजेक्ट हो जाए. उसके साथ में हम हो सकता है अपने एप्लीकेंट्स की सैलरी के बेसिस पर भी कुछ पैटर्न हमें दिखाई दे. हो सकता है एजुकेशन लेवल के बेसिस पर भी हमें कुछ पैटर्न दिखाई दे. उसके साथ में हो सकता है कि कोलैटरल क्या है उसके बेसिस पर भी हमें कुछ पैटर्न दिखाई दे. तो इस तरीके से वील फाइंड मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स, जिससे हम अपने दिमाग में कुछ एक लॉजिक फॉर्म कर सकते हैं कि किसी भी एप्लीकेंट के लिए लोन को रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है. नाउ दिस इज द फर्स्ट स्टेप जो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स भी करती हैं, which is called training. This is the training step. Training basically means learning from data. अब एक बार हमने अपने दिमाग में ट्रेनिंग कर ली, अपना लॉजिक फॉर्म कर लिया, उसके बाद आता है हमारा सेकंड स्टेप कि कोई भी अगर न्यू एप्लीकेंट अब हमारे पास आएगा तो उस एप्लीकेंट के लिए हम उसके पैरामीटर्स को एनालाइज करेंगे और चेक करेंगे कि लोन एक्सेप्ट होना चाहिए, येस और नो. तो इस तरीके से नाउ वी आर एबल टू मेक अ प्रिडिक्शन. तो फर्स्ट स्टेप वाज ट्रेनिंग एंड द सेकंड स्टेप इज एक्चुअली कॉल्ड मेकिंग प्रिडिक्शंस, या इसी स्टेप को हम इन्फ्रेंस भी कहते हैं.
इन्फ्रेंस कहने का मतलब है कि ट्रेनिंग से हमने जो लॉजिक ढूंढा, मतलब ट्रेनिंग से हमने जो मॉडल बनाया कि किसका लोन एक्सेप्ट होना चाहिए, किसका रिजेक्ट होना चाहिए, उस मॉडल को अब हम यूज कर रहे हैं टू मेक द प्रेडिक्शंस। एंड यही दोनों स्टेप्स हैं जो मेजॉरिटी मशीन लर्निंग मॉडल्स फॉलो करते हैं। यानी मशीन लर्निंग मॉडल सबसे पहले स्टेप के अंदर अपने पास डेटा पर ट्रेनिंग करते हैं एंड उसके बाद जैसे ही वो ट्रेन कर लेते हैं हमारे पास एक तरीके से मॉडल प्रिपेयर हो जाता है। मॉडल इज द लॉजिक जो हमने प्रिपेयर किया है आफ्टर एनालाइजिंग द पास्ट डेटा। एंड सेकंड स्टेप में जो भी न्यू डेटा होता है, न्यू इनपुट होता है, उसके बेसिस पर हम प्रेडिक्शंस करते हैं विच इज ऑल्सो कॉल्ड इन्फरेंस। तो यही दोनों स्टेप्स सारी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स परफॉर्म करती हैं। अब यहाँ बैंकिंग के अलावा भी हम और डिफरेंट एग्जाम्पल्स ले सकते हैं जहाँ पर इसकी एप्लीकेशन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर वर्किंग इन द मेडिकल फील्ड और हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स के एक्सरेज हैं, तो उस डेटा पर हम अपने मॉडल को ट्रेन कर सकते हैं एंड हम एक ऐसा मॉडल प्रिपेयर कर सकते हैं जो किसी भी नए एक्सरे को देखकर डिटेक्ट कर सकता है कि इफ कैंसर एग्जिस्ट और नॉट। इसके अलावा जीमेल इज ऑल्सो अ सर्विस जिसको हम डे टू डे बेसिस पर यूज करते हैं। तो जितने भी ईमेल्स हमारे पास आते हैं ऑटोमेटिकली जीमेल उनके लिए डिटेक्ट कर लेता है कि हमारे पास ये जो ईमेल आया है इज दिस स्पैम और इज दिस नॉन स्पैम। तो जीमेल ने बहुत सारे ईमेल्स के डेटा पर अपनी जो मॉडल है उसको ट्रेन किया होगा एंड अब वो जो मॉडल है वो बहुत अच्छे से प्रेडिक्ट कर पाता है इफ द ईमेल इज अ स्पैम ईमेल और नॉट। एंड इसी सेम तरीके से वी डू क्रेडिट कार्ड फ्रॉड डिटेक्शन या फिर स्विगी जोमेटो जैसी एप्लीकेशन जो डिलीवरी टाइम को एस्टिमेट करती हैं, वहां पर भी हम इन्हीं दो स्टेप्स को यूज करते हैं। नाउ इफ आई समराइज व्हाट मशीन लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ टीचिंग कंप्यूटर्स टू लर्न पैटर्न्स फ्रॉम डेटा। दिस इज ट्रेनिंग एंड मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन दोज पैटर्न्स। दिस इज इन्फरेंस। अब नेक्स्ट हमारे दिमाग में सवाल आ सकता है, ठीक है हमने मशीन लर्निंग को समझ लिया, बट हाउ आर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल कंप्यूटर साइंस एल्गोरिथम्स। तो थोड़ा बहुत भी अगर हमें प्रोग्रामिंग आती है या थोड़ा बहुत भी अगर हम कोड को समझते हैं तो हमें एक बेसिक सेंस पता होगा कि कंप्यूटर साइंस के अंदर प्रोग्राम्स या एल्गोरिथम्स क्या काम करते हैं। ट्रेडिशनल कंप्यूटर साइंस के अंदर जनरली कोई भी प्रोग्राम होता है वो कोई इनपुट लेता है एंड उस प्रोग्राम के अंदर कुछ ना कुछ लॉजिक लिखा होता है एंड बेस्ड ऑन दैट लॉजिक वो कुछ आउटपुट प्रोड्यूस करता है। तो इस तरीके से हमारा एक नॉर्मल कंप्यूटर साइंस की एल्गोरिथम जो होती है वो वर्क करती है। अब मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स कैसे वर्क करती हैं? मशीन लर्निंग के अंदर जो एल्गोरिथम्स होती हैं वो एल्गोरिथम इनपुट एंड आउटपुट दोनों लेती हैं। जो हम डेटा भेजते हैं मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को उसके अंदर इनपुट एंड आउटपुट दोनों होते हैं। जैसे अगर हम अपनी बैंक लोन एप्लीकेशन का एग्जांपल लें तो उसमें हमें सारे एप्लीकेंट्स का डेटा देना पड़ेगा विच इज बेसिकली द इनपुट एंड उन सारे डेटा के लिए बताना पड़ेगा इफ द लोन वाज अप्रूव्ड और नॉट। दिस इज बेसिकली आउटपुट। तो यहाँ पर जो हम डेटा सेंड करेंगे उसके अंदर इनपुट आउटपुट दोनों होंगे। अब हर मशीन लर्निंग इनपुट आउटपुट दोनों पैरामीटर्स को नहीं लेती। मशीन लर्निंग के अंदर भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं जिनको आगे जाकर हम पढ़ेंगे, बट दिस इज अ सिंपल एग्जाम्पल जिसको यूज करके हम बेसिक सेंस समझ सकते हैं कि कोई भी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम इनपुट आउटपुट दोनों लेती है एंड उसके बेसिस पर वो लॉजिक को प्रोड्यूस करती है एंड दिस लॉजिक इज एक्चुअली व्हाट द मशीन लर्निंग मॉडल इज। वो बेसिकली इस डेटा को एनालाइज करती है कि कौन से इनपुट से कौन सा आउटपुट प्रोड्यूस हुआ एंड उसी लॉजिक को हम अपना मॉडल कह देते हैं। और एक बार अब हमारे पास ये लॉजिक आ गया तो इसी लॉजिक को हम अपना न्यू इनपुट फीड करते हैं तो उसके बेसिस पर ये हमें आउटपुट प्रेडिक्शंस करके देता है। सो दिस इज हाउ अ नॉर्मल मशीन लर्निंग एल्गोरिथम इज डिफरेंट फ्रॉम अ ट्रेडिशनल कंप्यूटर साइंस एल्गोरिथम। तो बेसिकली जो भी हमारी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स हो रही हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं वो किसी भी डेटा को इनपुट लेती हैं और वो हमारे लिए एक मॉडल प्रोड्यूस करके देती हैं। ऐसा मॉडल जो अब नए डेटा के लिए प्रेडिक्शंस कर सकता है, नए डेटा के लिए आउटपुट को प्रोड्यूस कर सकता है। सो इफ वी टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग के प्राइमरीली 3 मेन टाइप्स होते हैं। वन इज सुपरवाइज लर्निंग, वन इज अनसुपरवाइज लर्निंग एंड थर्ड इज रीइंफोर्समेंट लर्निंग। इन तीनों को एक बार डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट सुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग इज बेसिकली व्हेन आवर मॉडल्स लर्न फ्रॉम लेबल्ड डेटा। अब लेबल्ड डेटा का क्या मतलब है? एग्जाम्पल के लिए अपना स्पैम डिटेक्शन वाले सिस्टम का एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे स्पैम डिटेक्शन वाले सिस्टम को अगर हम जीमेल के अंदर काम करते हैं और हमें जीमेल को या याहू को ट्रेन करना है टू डिटेक्ट स्पैम, तो उसके लिए उसे हमें कुछ डेटा पर ट्रेन करना पड़ेगा। वो डेटा कुछ ऐसा दिखाई देगा। दिस इज द ट्रेनिंग डेटा। इस ट्रेनिंग डेटा के अंदर हमारे पास ईमेल हो सकता है कि एग्जैक्टली क्या ईमेल आया, उसके साथ में हमारे पास सेंडर ईमेल हो सकता है। तो हम देखेंगे सेंडर ईमेल में फेक वेबसाइट, प्रमोशन, सेल्स, इस तरीके के कीवर्ड्स होंगे जब भी स्पैम आएगा। हम देखेंगे कोई एक्सटर्नल लिंक है क्या। जनरली स्पैम ईमेल्स के साथ एक लिंक हमारे पास होता है। कितने एक्सक्लेमेशन मार्क्स हैं। दिस कुड ऑल्सो बी एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ वी डिटेक्ट स्पैम, क्योंकि स्पैम ईमेल्स जो होती हैं वो जनरली बहुत अनप्रोफेशनल होती हैं। एंड इन सारे के सारे एट्रीब्यूट्स के बेसिस पर हम डिसाइड करेंगे इफ आर ईमेल इज गोइंग टू बी स्पैम और नॉट। तो अपनी ईमेल को हम एक लेबल दे देंगे इफ इट इज स्पैम और नॉट स्पैम। तो इस तरीके के डेटा को हम लेबल डेटा कहते हैं। लेबल डेटा इज बेसिकली दैट डेटा जिसके अंदर इनपुट आउटपुट दोनों अच्छे से एग्जिस्ट करते हैं एंड दे आर इन अ वेल स्ट्रक्चर्ड मैनर। जैसे यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा इनपुट हमारे पास है
इसको ट्रेनिंग में हम अपना इनपुट कहते हैं इस डेटा को, एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्स, एंड ये जो हमारा लेबल है दिस इज बेसिकली आवर आउटपुट विच इज रिप्रेजेंटेड बाय वाई। एंड इनपुट में ये जो हमारे डिफरेंट कॉलम्स हैं इन सबको डेटा के अंदर हम कहते हैं हमारे फीचर्स। तो सुपरवाइज लर्निंग में बेसिकली हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि एक्स में इनपुट में ऐसे क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हों, ऐसी क्या प्रॉपर्टीज हों जिसके बेसिस पर हम अपने वाई को प्रिडिक्ट कर दें। तो इसको मैथमेटिकल टर्म्स में, अगर सिंपलेस्ट टर्म्स में हम लिखना चाहें तो बेसिकली व्हाट वी वांट टू डू, हम अपने वाई को, अपने आउटपुट को प्रिडिक्ट करना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सम बिहेवियर्स ऑफ एक्स। तो इसको हम सिंपल मैथमेटिकल टर्म्स में कह सकते हैं y इज इक्वल टू एफ एक्स, वेर एक्स इज द इनपुट, y इज द आउटपुट, और यहां पर हम बताना चाहते हैं कि हाउ y इज अ फंक्शन ऑफ x। एंड ये जो फंक्शन होता है, ये जो लॉजिक होता है, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आवर मशीन लर्निंग एल्गोरिथम इज गोइंग टू जनरेट आफ्टर ट्रेनिंग। तो यही फंक्शन हमारे एक्चुअली मॉडल के अंदर स्टोर्ड होता है जो सारे के सारे प्रेडिक्शंस करता है। क्योंकि एक बार हमने बिहेवियर समझ लिया, एक बार हमने समझ लिया कि कैसे x के ऊपर क्या फंक्शन अप्लाई करना है कि y की वैल्यू आ जाए, तो हम उसी फंक्शन को किसी भी नए इनपुट पर भी अप्लाई कर सकते हैं, तो हमारे पास नए आउटपुट की, नई प्रिडिक्शन की हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे बैक ऑफ द माइंड पे हमें पता होना चाहिए, जब हम मशीन लर्निंग की बात करें, डेफिनेटली हम अभी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की बात कर रहे हैं, पर बैकग्राउंड में बहुत सारा मैथ है जो एल्गोरिथम्स के अंदर लिखा जाता है, कंप्यूट होता है, जो वर्क करता है। अब सुपरवाइज लर्निंग को यूज करके हम मशीन लर्निंग की 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो अभी तक हमने क्या बात की? अभी तक हमने बात की कि वी हैव मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग के अंदर हमारे पास मल्टीपल टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग होती है, जिसमें से वन टाइप इज सुपरवाइज लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग के अंदर ही हम 2 तरीके की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, जिसमें से सबसे पहली होती है क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम एंड सेकेंड कैटेगरी होती है रिग्रेशन प्रॉब्लम्स। दोनों को ही हम डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स की। क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स वो होते हैं जहां पर बेस्ड ऑन द इनपुट हम अपने इनपुट को मैप करते हैं टू प्री डिफाइंड कैटेगरीज और क्लासेस। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ईमेल्स हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन ईमेल स्पैम है या नहीं है, हम उसको स्पैम या नॉट स्पैम 2 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्लासिफिकेशन। तो जब भी हमारे पास आउटपुट में कुछ फिक्स्ड नंबर ऑफ, कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ कैटेगरीज होती हैं, क्लासेस होती हैं, उसको हम कहते हैं क्लासिफिकेशन। जैसे एक और एग्जाम्पल होगा हमारे लोन अप्रूवल के लिए। हमें पता है कोई भी एप्लीकेंट है, या तो उसका लोन अप्रूव्ड होगा येस, या लोन अप्रूव नहीं होगा नो। सो देयर आर प्री डिफाइंड क्लासेस जो आउटपुट के अंदर एग्जिस्ट कर सकती हैं। ऐसा नहीं है कि आउटपुट कुछ भी हो सकता है, वैल्यू कुछ भी हो सकती है। मतलब जैसे अगर हम गूगल मैप्स के ऊपर ट्रैवल टाइम देखें, तो ट्रैवल टाइम की वैल्यू कुछ भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन हमने कहाँ की लोकेशन डाली। लेकिन लोन एप्लीकेंट के लिए आंसर सिर्फ येस या नो ही हो सकता है। बहुत इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज नहीं है कि वैल्यू कुछ भी आ जाएगी। उसी तरीके से लेट्स सपोज इफ वी आर डूइंग इमेज क्लासिफिकेशन, अगर हमारे पास बहुत सारी इमेजेस हैं और सारी इमेजेस के अंदर हमारे पास 2 ही कैटेगरी हैं, कैट्स एंड डॉग्स, तो या तो हमारी इमेज एक कैट की इमेज हो सकती है या फिर हमारी इमेज एक डॉग की इमेज हो सकती है। तो वी हैव फाइनाइट नंबर ऑफ क्लासेस विच आर अवेलेबल फॉर अस। तो क्लासिफिकेशन के अंदर ही हमारे पास 2 तरीके का क्लासिफिकेशन होता है। वन इज बाइनरी क्लासिफिकेशन। बाइनरी क्लासिफिकेशन के ये सब एग्जाम्पल्स हैं। बाइनरी क्लासिफिकेशन मतलब जब आउटपुट में 2 ही वैल्यूज हो सकती हैं, आइदर इट कैन बी येस और नो, आइदर इट कैन बी स्पैम और नॉट स्पैम, आइदर इट कैन बी कैट और डॉग। सो दिस इज कॉल्ड बाइनरी क्लासिफिकेशन। इसके अलावा एक और टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन होता है विच इज कॉल्ड मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। जब आउटपुट के अंदर मल्टीपल मोर देन 2 कैटेगरीज होती हैं, दैट इज कॉल्ड मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। जैसे इसका एक एग्जाम्पल होगा सेंटिमेंट एनालिसिस। फॉर एग्जाम्पल हम अपने टेक्स्ट पर सेंटिमेंट एनालिसिस करते हैं कि हम उसका इमोशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। किसी ने एक सेंटेंस लिखा, दिस इज अ बैड डे, दिस इज अ सेंटेंस। अब इफ वी आर बिल्डिंग एन ML मॉडल जो किसी भी सेंटेंस को 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करता है बेस्ड ऑन द सेंटिमेंट, कि सेंटिमेंट पॉजिटिव है, सेंटिमेंट नेगेटिव है या फिर सेंटिमेंट न्यूट्रल है, तो हमें पता है फॉर दिस सेंटेंस द सेंटिमेंट वुड बी नेगेटिव। किसी के लिए पॉजिटिव हो सकता है, किसी के लिए न्यूट्रल हो सकता है। तो आउटपुट में कितनी कैटेगरीज आ सकती हैं? आउटपुट में सिर्फ 3 ही कैटेगरीज आ सकती हैं, या तो सेंटिमेंट पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या न्यूट्रल होगा। तो हमारे पास क्योंकि मोर देन 2 क्लासेस हैं, सो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। हम एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं विच इज अ वेरी पॉपुलर एग्जाम्पल इन मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। लेट्स सपोज हम एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहते हैं, एक ऐसा ML मॉडल बनाना चाहते हैं जो हम कुछ भी हाथ से लिखें। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर हाथ से 7 लिख दिया, तो वो इसको डिटेक्ट करके बता दी कि कौन सा डिजिट है। तो ये मॉडल बनाने के लिए हम क्या डेटा यूज करेंगे? हम इस तरीके का हैंड रिटन डिजिट्स का डेटा सेट यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर बहुत सारी पिक्चर्स हैं ऑफ डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9। इस डेटा पर हमारा जो मॉडल है वो ट्रेन हो जाएगा। उसके बाद इस नई पिक्चर को देखेगा और वो डिटेक्ट कर पाएगा विच क्लास इज दिस। तो हमारे पास इस डेटा के बेसिस पर कितने डिजिट्स हैं? हमारे पास 10 डिजिट्स हैं।
वी हैव 10 डिजिट्स इन द डेटा, तो हमारा आउटपुट भी क्या आ सकता है, 10 डिफरेंट कैटेगरीज हो सकती हैं. तो वी कैन से दैट वी हैव 10 डिफरेंट क्लासेस फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल. तो ये भी एग्जाम्पल हो गया मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन का, जहां पर हमारे पास 10 कैटेगरीज हैं एज आउटपुट. नाउ लेट्स लुक एट सम क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स, जिसमें हमारे लीनियर क्लासिफायर्स हो गए, लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो गया, KNN हो गया, K नियरेस्ट नेबर्स, हमारी सपोर्ट वेक्टर मशीन हो गई. इसी का एक वेरिएशन है रेलेवेंस वेक्टर मशीन. दिस इज एन एल्गोरिथम दैट आई हैव एक्चुअली यूज्ड इन वन ऑफ माय प्रोजेक्ट्स. उसके साथ में वी हैव रैंडम फॉरेस्ट, वी हैव XGBoost. तो इस तरीके से हमारे पास बहुत सारी क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स होती हैं जो एग्जिस्ट करती हैं. अब सुपरवाइज लर्निंग के अंदर ही एक और टाइप होता है विच आर कॉल्ड रिग्रेशन प्रॉब्लम्स. तो अभी तक हमने मशीन लर्निंग के अंदर अपनी सुपरवाइज लर्निंग में क्लासिफिकेशन को देख लिया है, क्लासिफिकेशन के डिफरेंट टाइप्स देख लिए हैं. अब हम रिग्रेशन को समझने वाले हैं. रिग्रेशंस आर प्रॉब्लम्स जिसके एंड पर वी बेसिकली ट्राई टू प्रिडिक्ट अ न्यूमेरिकल आउटपुट. यहाँ पर कोई कैटेगरीज नहीं है जिसमें हमें डेटा को डिवाइड करना है. यहाँ पर कोई न्यूमेरिकल आउटपुट है जिसको हम प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं. जैसे लेट्स सपोज हमारे पास जोमैटो, स्विगी, ब्लिंकिट जैसी एप्लीकेशंस हैं जहां पर हमारा एक डिलीवरी टाइम प्रिडिक्ट होता है. अब डिलीवरी टाइम एक न्यूमेरिकल वैल्यू है और इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन. अब लोकेशन अगर पास में है, द टाइम कुड बी 9 मिनट्स, द टाइम कुड बी 15 मिनट्स, 20 मिनट्स. दूर है तो इट कुड बी 43 मिनट्स, 50 मिनट्स, 1 आवर. तो यहाँ पर जो मॉडल्स यूज हो रहे हैं वहां पर बेसिकली हम एक टाइम को, एक न्यूमेरिकल वैल्यू को एट द एंड प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. और ये हम कैसे कर पाते हैं? हम कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ पास्ट डिलीवरीज डेटा. पुरानी डिलीवरीज का, राइडर्स का हमारे पास डेटा होता है एंड उसके बेसिस पर हमारे प्रेडिक्शंस हो पाते हैं. सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ रिग्रेशन प्रॉब्लम. उसके साथ में वी आल्सो हैव स्टॉक प्राइस फोरकास्टिंग, वी ऑल्सो हैव प्रॉपर्टी प्राइस फोरकास्टिंग. तो ये सब भी अपने पुराने डेटा को एनालाइज करते हैं और उसके बेसिस पर कोई प्राइस की वैल्यू, कोई न्यूमेरिकल वैल्यू है जिसको एल्गोरिथम प्रिडिक्ट करती है. तो इन प्रॉब्लम के अंदर भी वी बेसिकली ट्राई टू प्रिडिक्ट द रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट एंड द आउटपुट. अब यहाँ पर जो हमारा इनपुट होता है उसे हम अपना इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं एंड हमारा जो आउटपुट होता है उसे हम अपना डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं. एंड इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, हम इन दोनों के बीच का रिलेशन प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं. तो दिस रिलेशन विल ऑल्सो बी अ फंक्शन. तो इसको भी हम कह सकते हैं y इज इक्वल टू fx. अब मैथमेटिकली रिग्रेशन को और थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं. लेट्स सपोज एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहे हैं. हमारे पास बहुत सारे लोगों के हाइट एंड वेट का डेटा है. हाइट इज द इनपुट एंड वेट इज द आउटपुट जिसको हम ले रहे हैं. तो हमारे पास इनपुट के अंदर एक सिंगल फीचर है जो एग्जिस्ट करता है विच इज द हाइट ऑफ द पर्सन. एंड इस हाइट के बेसिस पर हमारे पास कुछ डेटा है जिसमें हमें एनालाइज करना है कि कौन सी हाइट पर कौन सा वेट आना चाहिए. तो ये कुछ लोगों के हाइट वेट का डेटा हमारे पास ऑलरेडी गिवन है विच इज द इनपुट डेटा एंड इसके बेसिस पर हम अपने ML मॉडल को ट्रेन करेंगे. अब रिग्रेशन में हमें पता है दैट आर डिपेंडेंट वेरिएबल विल बी सम फंक्शन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. सो y इज इक्वल टू fx का कुछ रिलेशन होगा. एंड सबसे सिंपलेस्ट रिलेशन इस पूरे पर्टिकुलर डेटा के लिए क्या हो सकता है कि y इज इक्वल टू ax प्लस b. दिस इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट रिलेशन जिसको हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं. जिसका मतलब है अपने वेट एंड हाइट ग्राफ के अंदर हम एक सिंगल लाइन ड्रॉ कर लेंगे. एक ऐसी लाइन ड्रॉ करेंगे जो मेजॉरिटी डेटा पॉइंट्स के थ्रू होकर जाएगी. एंड अगर ये मेजॉरिटी डेटा पॉइंट्स के थ्रू होकर जा रही है मतलब मेजॉरिटी जो डेटा पॉइंट्स हैं वो इसी लाइन के ऊपर लाई करेंगे या इसके पास में लाई करेंगे. सो व्हाट इज दिस लाइन? दिस लाइन इज बेसिकली आवर फंक्शन. इट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द इनपुट एंड द आउटपुट वैल्यूज. तो ये वन ऑफ द सिंपलेस्ट रिलेशनशिप है जिसको हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं विच इज अ स्ट्रेट लाइन. एंड स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू ax प्लस b, जहां पर a इज गोइंग टू बी द स्लोप ऑफ द लाइन, मतलब कौन से एंगल पर हमारी लाइन है, एंड b इज गोइंग टू बी द इंटरसेप्ट कि x एक्सेस पर हमारी ये जो लाइन है ये कहां पर टच कर रही है. दिस पॉइंट is what we call b. तो मैथमेटिकली अब अगर हमारे पास कोई नया इनपुट आएगा which could be x dash, तो उसके लिए हम नया आउटपुट प्रोड्यूस कर पाएंगे बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर फंक्शन वैल्यू which would be y dash. तो इस तरीके से हमारी रिग्रेशन प्रॉब्लम्स वर्क करती हैं कि हम अपने फंक्शन को प्रोड्यूस करते हैं, फिर नए इनपुट पर हम उस फंक्शन को अप्लाई करते हैं और अपना एक नया प्रेडिक्शन या नया आउटपुट जनरेट करते हैं. इफ वी टॉक अबाउट सम रिग्रेशन एल्गोरिथम्स, तो वी हैव लीनियर रिग्रेशन, वी हैव लैसो रिग्रेशन, वी हैव मल्टीवेरिएट रिग्रेशन एंड इसके अलावा भी बहुत सारी अलग अलग रिग्रेशन एल्गोरिथम्स हैं जो एग्जिस्ट करती हैं. Next type of machine learning is called unsupervised learning. Unsupervised learning में our models learn from unlabeled data. मतलब हमारे पास एक तरीके से रॉ डेटा आता है जिसके अंदर हम पैटर्न्स रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करते हैं एंड बेस्ड ऑन द फीचर्स दैट आर प्रेजेंट इन द डेटा हम इस डेटा को डिवाइड करते हैं इनटू क्लस्टर्स. क्लस्टर्स कहने का मतलब है कि हम रिलेटेड डेटा को ग्रुप करने की कोशिश करते हैं. जैसे यहाँ पर ये सारे डॉट पॉइंट्स जो हैं वो एक तरफ लाई कर रहे हैं तो वी कैन ग्रुप दिस डेटा. ये डॉट्स एक तरफ लाई कर रहे हैं, हम इस डेटा को ग्रुप कर सकते हैं. ये डॉट एक तरफ लाई कर रहे हैं, हम इस डेटा को ग्रुप कर सकते हैं. तो इस तरीके के ग्रुप्स को हम क्लस्टर्स कहते हैं एंड दिस इज हाउ वी ट्राई टू फाइंड पैटर्न्स इन आवर डेटा. अब इसका एक काफी प्रैक्टिकल एग्जांपल होगा. लेट्स सपोज हमारे पास बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स हैं, हमारे पास ऑनलाइन जितने भी न्यूज आर्टिकल्स हैं उन सब का हमारे पास डेटा है.
अब इस डेटा को हम कैटेगराइज करने की कोशिश कर सकते हैं, हम इन आर्टिकल्स को डिवाइड कर सकते हैं इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। जैसे हमारे पास जितने भी टेक रिलेटेड आर्टिकल्स होंगे उनको हम अलग ग्रुप में डालने की कोशिश करेंगे, जितने भी हमारे पास पॉलिटिक्स रिलेटेड आर्टिकल होंगे उनको अलग ग्रुप में डालने की कोशिश करेंगे, जितने भी स्पोर्ट्स रिलेटेड आर्टिकल्स होंगे उनको हम अलग ग्रुप में डालने की कोशिश करेंगे। तो इन अनसुपरवाइज लर्निंग हमारे पास कोई फिक्स्ड कैटेगरीज नहीं होती क्योंकि हमारे पास अनलेबल्ड डेटा है, पर फिर भी पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करके हम अपने डेटा को क्लस्टर्स के अंदर या ग्रुप्स के अंदर ऑर्गेनाइज करके उसके अंदर कुछ कैटेगरीज बनाने की कोशिश करते हैं। अब जब भी हम अपने डेटा से इन क्लस्टर्स को फॉर्म करने की कोशिश करते हैं, देयर माइट बी सम डेटा पॉइंट्स विच आर नॉट पार्ट ऑफ एनी क्लस्टर। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर इफ वी लुक एट दिस डेटा पॉइंट, तो ये क्या है, ये मेजॉरिटी ग्रुप से थोड़ा सा अलग जाकर है, या अगर हम इस डेटा पॉइंट को देखें तो ये भी मेजॉरिटी ग्रुप से थोड़ा सा अलग जाकर है। तो इस तरीके के जो हमारे डेटा के अंदर पॉइंट्स होते हैं, दिस पॉइंट और मे बी दिस पॉइंट, इन पॉइंट्स को हम कहते हैं आउटलायर्स। इन्हें हम आउटलायर्स भी कह सकते हैं या इन्हें हम एनॉमली कह सकते हैं। तो अनसुपरवाइज लर्निंग से हम आउटलायर डिटेक्शन या एनॉमली डिटेक्शन को भी परफॉर्म कर सकते हैं, विच इज़ वेरी यूजफुल इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस, इन मेडिकल फील्ड एंड उसके साथ में इवन साइबर सिक्योरिटी फील्ड। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारी साइबर सिक्योरिटी टीम किसी वेबसाइट को एनालाइज कर रही है। अब उस वेबसाइट पर बहुत सारे यूजर्स हैं जो लॉग इन कर रहे हैं, पर हम एक पर्टिकुलर यूजर के लिए डिटेक्ट करते हैं दैट दिस यूजर अंडर 1 मिनट के अंदर कोई एक पर्टिकुलर यूजर है जिसने 5 डिफरेंट सिटीज से लॉग इन किया है। तो व्हाट इज दिस? दिस इज समथिंग विच इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल डेटा, सो दिस इज एन एनॉमली जिसको हमारा सिस्टम डिटेक्ट कर सकता है। अब जब भी हम अनसुपरवाइज लर्निंग की बात करते हैं उसके अंदर भी वी हैव मल्टीपल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स दैट वी कैन सॉल्व। जैसे सुपरवाइज लर्निंग के अंदर हम क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे, वैसे अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर मेन 2 टाइप्स की प्रॉब्लम्स हैं जिनको हम सॉल्व करते हैं, क्लस्टरिंग प्रॉब्लम्स एंड एसोसिएशन प्रॉब्लम्स। क्लस्टरिंग प्रॉब्लम्स बेसिकली वो प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें अपने डेटा के अंदर हम कुछ क्लस्टर्स या कुछ ग्रुप्स बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे दिस इज आर अनलेबल्ड डेटा, पर इसके अंदर हमने कुछ डिफरेंट ग्रुप्स बना दिए एंड सारे डेटा पॉइंट्स को हमने मल्टीपल क्लस्टर्स के अंदर डिवाइड कर दिया। सो डिफरेंट कलर्स इन दिस ग्राफ रिप्रेजेंट डिफरेंट क्लस्टर्स। तो इसका एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी देख लिया है कि हमारे पास मल्टीपल न्यूज आर्टिकल्स हैं, तो उनको हम डिफरेंट क्लस्टर्स या डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फाइनेंस हो गया, टेक हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, पॉलिटिक्स हो गया, वी कैन डिवाइड द डेटा इनटू मल्टीपल clusters. Now based on the problem we can do 2 types of clustering. एक क्लस्टरिंग होती है हमारी पार्टिशनल क्लस्टरिंग। पार्टिशनल क्लस्टरिंग कहने का मतलब है हमारा कोई भी जो डेटा पॉइंट है जो हमारे डेटा के अंदर एग्जिस्ट करता है वो किसी भी एक क्लस्टर को बिलोंग कर सकता है। तो अगर हम न्यूज़ आर्टिकल्स की बात करें तो न्यूज़ आर्टिकल या तो स्पोर्ट्स कैटेगरी का होगा या फाइनेंस कैटेगरी का होगा या पॉलिटिक्स कैटेगरी का होगा, वो एक ही कैटेगरी का हो सकता है। मतलब हमारे पास सारे डेटा पॉइंट्स डिफरेंट क्लस्टर्स के अंदर अवेलेबल होते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ क्लस्टरिंग इज कॉल्ड हायरार्किकल क्लस्टरिंग। हायरार्किकल क्लस्टरिंग में सिंगल डेटा पॉइंट कैन बिलोंग टू मल्टीपल क्लस्टर्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक न्यूज़ आर्टिकल है अबाउट टैक्सेशन ऑन बिटकॉइन इन इंडिया, तो ये पॉलिटिकल आर्टिकल भी हो जाता है, तो ये पॉलिटिक्स क्लस्टर में भी आ सकता है, ये साथ में फाइनेंस क्लस्टर में भी आ सकता है और साथ में टेक क्लस्टर में भी आ सकता है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स में सिंगल डेटा पॉइंट कैन बिलोंग टू मल्टीपल क्लस्टर्स। तो ये तो हो गई हमारी क्लस्टरिंग प्रॉब्लम्स। उसके साथ में वी ऑल्सो हैव एसोसिएशन प्रॉब्लम्स। एसोसिएशन प्रॉब्लम्स के अंदर वी ट्राई टू फाइंड रिलेशनशिप्स बिटवीन डिफरेंट एंटिटीज, और इसका एक काफ़ी पॉपुलर एग्जाम्पल है मार्केट बास्केट एनालिसिस। जैसे फॉर एग्जाम्पल अमेजॉन जैसी या कोई भी और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, इन वेबसाइट्स के पास यूजर्स कैसे शॉप करते हैं, कौन कौन से आइटम्स खरीदते हैं, उसका बहुत सारा डेटा होता है। तो उस डेटा को एनालाइज करके ये वेबसाइट्स ये एनालाइज कर सकते हैं कि एक तरीके के आइटम के साथ कौन सा दूसरा आइटम है जो क्लब करके परचेज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल किसी भी स्टोर के अंदर बहुत सारे कस्टमर्स इफ दे आर परचेजिंग ब्रेड, तो ब्रेड के साथ वो कस्टमर्स मिल्क को भी साथ में परचेज करना प्रेफर करते हैं। नाउ दिस इज अ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ऑफ मार्केट बास्केट एनालिसिस एंड दिस इज something that a lot of websites like Amazon and Blinkit use to suggest to the users what other items they should buy. तो Amazon पे कई बार हमने देखा होगा items bought together एक सजेशन आता है कि ये आप आइटम खरीद रहे हो, इसके साथ जनरली ये चीज और हैं जो यूजर्स खरीदते हैं। So that is an association problem under unsupervised learning. If we talk about some unsupervised learning algorithms, then we have k-means clustering, we have hierarchical clustering, we also have principal component analysis, PCA. We also have density-based spatial clustering of applications with noise, which is in short called DB-scan. तो इस तरीके की बहुत सारी popular algorithms हैं जो unsupervised learning के अंदर आती हैं. Next we are going to learn about the third type of learning, which is called reinforcement learning. अभी तक हमने सुपरवाइज लर्निंग को देख लिया, हमने मशीन लर्निंग के अंदर अनसुपरवाइज लर्निंग को देख लिया। अब हम इसके फाइनल मेन टाइप को पढ़ने वाले हैं, विच इज रीइंफोर्समेंट लर्निंग।
रीइंफोर्समेंट लर्निंग इज वेरी सिमिलर टू ट्रेनिंग आवर डॉग. हमें अपने डॉग को ट्रेन करना है कि जब हम उसे सिट बोले तो वो बैठ जाए. तो हम में से किसी के पास भी अगर कोई पेट है तो हमें पता होता है वो हमारी बात मानते हैं, तो हम उन्हें कुछ ट्रीट्स देते हैं, हम उन्हें कुछ रिवॉर्ड्स देते हैं. तो इसी तरीके से हम अपनी रीइंफोर्समेंट लर्निंग के अंदर भी अपने मॉडल को ट्रेन करते हैं. तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग के अंदर हमारे पास वी हैव द एजेंट विच इज बेसिकली द मॉडल दैट लर्न्स टू मेक डिसीजंस बाय इंटरैक्टिंग विद एन एनवायरमेंट. हमारा एक एजेंट होता है जो एनवायरमेंट के साथ इंटरैक्ट करता है, मतलब ये एजेंट कुछ प्रेडिक्शंस करता है और डिपेंडिंग अपॉन प्रिडिक्शन सही है या गलत उसको रिवॉर्ड्स या पेनल्टीज मिलते हैं फॉर इट्स एक्शंस. एक्शंस आर बेसिकली प्रिडिक्शंस. रिवॉर्ड्स मिलने का मतलब है हम अपने एजेंट को, अपने मॉडल को कुछ पॉजिटिव वैल्यू फीड करेंगे. पेनल्टीज मिलने का मतलब है हम अपने एजेंट को नेगेटिव वैल्यू को फीड करेंगे. तो हमारी रीइंफोर्समेंट लर्निंग में एजेंट का जो पर्पस होता है, जो फाइनल पर्पस होता है, दैट इज नॉट टू मेक करेक्ट प्रेडिक्शंस. एजेंट का पर्पस होता है टू मैक्सिमाइज द रिवॉर्ड्स दैट इट इज रिसीविंग. और रिवॉर्ड्स कब मिलेंगे? जब करेक्ट प्रेडिक्शंस होंगे. तो जनरली रीइंफोर्समेंट लर्निंग में जरूरी नहीं है एक सिंगल प्रेडिक्शन होगी. रीइंफोर्समेंट लर्निंग के अंदर हम एक सेट ऑफ प्रेडिक्शंस करते हैं और अपने आउटपुट को मैक्सिमाइज करते हैं. रीइंफोर्समेंट लर्निंग का जो काफी ज्यादा यूज होता है वो गेम्स के अंदर यूज होता है. जैसे चेस हमें खेलना है, गो हमें खेलना है, तो चेस खेलने के लिए एक सिंगल मूव काफी नहीं है, हमें बहुत सारे मल्टीपल मूव्स करने पड़ेंगे. हो सकता है हमें बीच में अपने किसी स्मॉल प्लेयर को सैक्रिफाइस करना पड़े, बट द पर्पस और द गोल ऑफ द एजेंट विल बी टू मैक्सिमाइज द रिवॉर्ड. तो ठीक है, बीच में एक दो पेनल्टी हो सकती हैं, पर ओवरऑल हम गेम को जीतेंगे तब जब हमारे रिवॉर्ड्स मैक्सिमाइज होंगे. तो हमारे एजेंट का गोल होता है टू मैक्सिमाइज द रिवॉर्ड्स बाय मेकिंग करेक्ट प्रेडिक्शंस. तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग एग्जैक्टली कैसे वर्क करती है? हमारे पास एक एजेंट होता है जो बेसिकली एक्शंस लेता है, मतलब प्रेडिक्शंस करता है. तो द एजेंट इंटरैक्ट्स विद द एनवायरनमेंट और डिपेंडिंग अपॉन द एक्शन, अगर वो एक्शन करेक्ट है तो उस केस में हमें रिवॉर्ड मिलता है विच इज द पॉजिटिव वैल्यू. पर एक्शन अगर गलत है तो उस केस में रिवॉर्ड की जगह हमें पेनल्टी मिलती है. तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग का एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि लेट्स सपोज हमें एक ऐसा मॉडल बनाना है जो स्नेक एंड लैडर्स गेम के अंदर हमें जिता सके. तो इस गेम को जीतने के लिए हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग को यूज कर सकते हैं. तो लेट्स सपोज गेम के अंदर हमने स्नेक को एनकाउंटर किया, मतलब कोई नंबर, कोई डाइस रोल हुआ, कोई नंबर प्रोड्यूस हुआ, स्नेक एनकाउंटर हुआ, तो वहां पर हमें पेनल्टी मिलेगी बिकॉज दैट इज नॉट अ गुड थिंग फॉर द प्लेयर. पर कभी भी लैडर एनकाउंटर हुआ तो वहां पर हमें रिवॉर्ड मिलेगा. इवेंचुअली गेम के अंदर हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लैडर्स को हम क्लाइम करें और एंड पॉइंट तक पहुंच जाए. तो बेसिकली द ऑब्जेक्टिव इज टू विन द गेम. अब ये तो खैर प्रैक्टिकली ये वाला गेम रियल लाइफ के अंदर काफी ज्यादा लक बेस्ड होता है, पर जैसे चेस हो गया या गो हो गया, इस तरीके के गेम्स जो होते हैं वो स्किल बेस्ड होते हैं या वो पैटर्न बेस्ड होते हैं. तो वहां पर गेम को विन करने के लिए हम रीइंफोर्समेंट लर्निंग को यूज कर सकते हैं. इसके अलावा भी रीइंफोर्समेंट लर्निंग की काफी सारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है, जैसे इट इज यूज्ड इन सेल्फ ड्राइविंग कार्स, इट इज ऑल्सो यूज्ड इन रोबोटिक्स. रोबोट्स किस तरीके से मूव करते हैं, वॉक करते हैं, किस तरीके से ऑब्जेक्ट्स को पिक करते हैं, वहां पर रीइंफोर्समेंट लर्निंग का काफी ज्यादा यूज होता है. And if we talk about reinforcement learning algorithms, तो हमारे पास Q learning है, we have deep Q networks, we have policy gradient methods and proximal policy optimization. And इसके अलावा भी और भी काफ़ी सारे हमारे reinforcement learning के algorithms होते हैं. तो अभी तक हमने मशीन लर्निंग के अंदर सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग को डिटेल के अंदर कवर कर लिया है. अब यहाँ तक हमने कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लिया है, एप्लीकेशंस को पढ़ लिया है, डिफरेंट एल्गोरिथम्स के नाम पढ़ लिए हैं, पर एक्चुअली प्रैक्टिकली इन डिफरेंट एल्गोरिथम्स को हम इंप्लीमेंट कैसे करते हैं. तो इन डिफरेंट एल्गोरिथम्स को इंप्लीमेंट करने के लिए देयर आर मल्टीपल टूल्स दैट वी नीड टू यूज. इन टूल्स के अंदर सबसे पहले तो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक हमें आनी चाहिए. तो उसके अंदर पाइथन इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जिसको यूज करके हमारी हम मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को लिखते हैं, डेटा पर ट्रेन करते हैं एल्गोरिथम को और प्रेडिक्शंस करते हैं. आर इज ऑल्सो अनदर पॉपुलर लैंग्वेज, पर मेजॉरिटी केसेस में आपको पाइथन ही यूज होते हुए दिखेगी इंडस्ट्री के अंदर भी एंड अकेडमिक्स के अंदर भी. वी हैव अ टूल विच इज़ कॉल्ड जुपिटर नोटबुक. जुपिटर नोटबुक के अंदर हम अपना डिफरेंट पाइथन का कोड लिखते हैं. वी हैव मल्टीपल लाइब्रेरीज एंड मॉड्यूल्स जिनको एमएल के अंदर हम यूज़ करते हैं, जैसे numpy एंड pandas को हम यूज़ करते हैं फॉर डेटा प्री प्रोसेसिंग. वी यूज seaborn एंड matplotlib फॉर डेटा विजुअलाइजेशन. वी यूज लाइब्रेरीज लाइक scikit-learn एंड XGBoost टू ट्रेन आर मशीन लर्निंग मॉडल्स. तो इन डिफरेंट टूल्स की हेल्प से जितनी भी एल्गोरिथम्स की अभी तक हमने बात की है हम उनको इंप्लीमेंट करते हैं. Next, we are going to learn about the different concepts related to deep learning. So, deep learning is the subset of machine learning जिसके अंदर we study all about neural networks. अभी तक जितनी भी मशीन लर्निंग हमने की है उसे हम कहते हैं statistical machine learning.
स्टैटिस्टिकल मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को जनरली हम अपने स्ट्रक्चर्ड डेटा के ऊपर अप्लाई करते हैं। स्ट्रक्चर्ड डेटा मतलब जो भी टैब्यूलर डेटा हमारे पास होता है टेबल की फॉर्म में, जितने भी डेटा को अभी तक हमने देखा है वो सारा का सारा हमारा ऑलमोस्ट टैब्यूलर डेटा होता था। तो इस डेटा पर स्टैटिस्टिकल मशीन लर्निंग बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। पर जब भी हमारे पास अनस्ट्रक्चर्ड डेटा आ जाता है वहाँ पर हमारी स्टैटिस्टिकल मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करती। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के केस में डीप लर्निंग एल्गोरिथम स्टैटिस्टिकल मशीन लर्निंग से काफ़ी ज़्यादा बेटर परफॉर्म करती हैं, क्योंकि उन केसेस के अंदर स्टैटिस्टिकल मशीन लर्निंग में हमें बहुत ज़्यादा ह्यूमन इंटरवेंशन करना पड़ता है। नाउ व्हाट एग्जैक्टली डू वी मीन बाय अनस्ट्रक्चर्ड डेटा? अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के एग्जांपल्स हैं जैसे हमारे पास बहुत सारे कैमरा की रिकॉर्डिंग है या फिर हमारे पास बहुत सारी वीडियो रिकॉर्डिंग्स है। फॉर एग्जांपल हम यूट्यूब के अंदर काम करते हैं और यूट्यूब के लिए हमें कोई मशीन लर्निंग मॉडल बिल्ड करना है जो यूट्यूब की ही वीडियोस के डेटा को एज इनपुट लेता है। अब यूट्यूब की जो वीडियोस का डेटा है दैट इज़ नॉट टैब्यूलर डेटा, दैट इज़ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट पैरामीटर्स हैं। या फिर हमारे पास बहुत सारी इमेजेस का डेटा है, हमारे पास बहुत सारी ऑडियो फाइल्स हैं, तो दैट कैन ऑल्सो बी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। या फिर अगर हमारे पास किसी एप्लीकेशन के बहुत सारी चैट मैसेजेस हैं विच आर नॉट इन अ फिक्स्ड फॉर्मेट, सो दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा जिसके ऊपर हमारी डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स काफ़ी बेटर परफॉर्म करती हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई भी मॉडल है, लेट्स सपोज उस मॉडल के अंदर हम बहुत सारी इमेजेस को फीड करना चाहते हैं एंड दीज आर ऑल ह्यूमन फेसेस, तो इस तरीके की एक इमेज का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसमें देयर इज अ फेस। अब इस तरीके की इमेज अगर हम किसी नॉर्मल स्टैटिस्टिकल मशीन लर्निंग मॉडल को फीड करेंगे तो वहां पर मॉडल का काम होगा टू एनालाइज दिस इमेज। अब इस इमेज को एनालाइज करने के लिए मॉडल को पता होना चाहिए कि आईज एग्जैक्टली होती क्या है, एक नोज एग्जैक्टली क्या होता है, एक माउथ एग्जैक्टली क्या होता है। इस तरीके की चीजें हमें इन टर्म्स ऑफ फीचर्स अपने मॉडल को डिफाइन करके बतानी पड़ेंगी एंड दैट इज समथिंग विच कैन बी डिफिकल्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम एक मशीन लर्निंग मॉडल को कैसे बताएं एज अ ह्यूमन, कैसे प्रोग्राम करें उसके अंदर कि दिस इज एन आई। क्या हम उसे ये बताएं कि फेस के ऊपर जो भी राउंड शेप हो दैट इज एन आई, बट दैट इज नॉट कंप्लीटली एक्यूरेट बिकॉज माउथ कैन ऑल्सो बी राउंड, इन फैक्ट द एंटायर शेप ऑफ द फेस कैन ऑल्सो बी राउंड। तो अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के जो फीचर्स होते हैं वो किसी भी मॉडल के अंदर प्रोग्राम करना कैन बी क्वाइट डिफिकल्ट। तो यहाँ पर हमारे डीप लर्निंग मॉडल्स बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं क्योंकि डीप लर्निंग मॉडल स्पेशलाइज करते हैं इन एक्सट्रैक्टिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम रॉ डेटा। वो बहुत आसानी से इस तरीके के डेटा से जो यूजफुल इंफॉर्मेशन है उसको एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। एंड हाउ डू दे डू दैट? हाउ डू डीप लर्निंग मॉडल्स वर्क? दे बेसिकली यूज न्यूरल नेटवर्क्स। न्यूरल नेटवर्क्स आर नेटवर्क्स विच आर इंस्पायर्ड फ्रॉम द ह्यूमन ब्रेन। हमारे ह्यूमन ब्रेन के अंदर हमारे पास न्यूरॉन्स होते हैं और हमारे ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स के नेटवर्क्स होते हैं। तो इसी तरीके के आर्टिफिशियल नेटवर्क जब हम बनाते हैं तो उसको कंप्यूटर साइंस के अंदर हम न्यूरल नेटवर्क्स कहते हैं एंड यही न्यूरल नेटवर्क्स आर एट द कोर ऑफ डीप लर्निंग। इन न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर बहुत सारी हिडन लेयर्स होती हैं जो डेटा को बहुत अच्छे तरीके से प्रोसेस करती हैं। लेट्स लर्न इन डेप्थ अबाउट व्हाट न्यूरल नेटवर्क्स आर। तो न्यूरल नेटवर्क्स को जब हम विजुअलाइज करते हैं हम उन्हें कुछ इस तरीके से विजुअलाइज कर सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट न्यूरॉन्स होते हैं। हर एक जो सर्कल यहां पर हमें दिख रहा है, दिस इज अ न्यूरॉन, दिस इज ऑल्सो अ न्यूरॉन एंड दिस इज ऑल्सो अ न्यूरॉन। हर एक जो सर्कल हमें यहाँ पर दिख रहा है इस नेटवर्क के अंदर, इस एग्जाम्पल के अंदर, हर एक सर्कल इज अ न्यूरॉन एंड इन न्यूरॉन्स के डिफरेंट कनेक्शंस होते हैं विद ईच अदर एंड इन कनेक्शन से ही हमारा प्रॉपर एक न्यूरल नेटवर्क फॉर्म होता है। अब इस न्यूरल नेटवर्क के अंदर डिफरेंट लेयर्स होती हैं। जैसे हमारे नेटवर्क के अंदर हमारी जनरली जो इन्फॉर्मेशन होती है वो इस डायरेक्शन के अंदर फ्लो करती है। तो जब भी हम अपना इनपुट अपने मॉडल को, अपने न्यूरल नेटवर्क को पास करते हैं वो हम पास करते हैं थ्रू द फर्स्ट लेयर एंड दिस फर्स्ट लेयर इज कॉल्ड द इनपुट लेयर। ये जो हमारी पूरी लेयर है दिस इज कॉल्ड द इनपुट लेयर एंड हमारी जो लास्ट लेयर है जो फाइनली हमारे लिए आउटपुट को प्रेडिक्ट करती है, कुछ हमारे लिए प्रेडिक्शन देती है, कुछ रिजल्ट देती है, दिस लेयर इज कॉल्ड द आउटपुट लेयर। एंड बीच वाली जितनी भी लेयर्स हैं इनको हम अपनी हिडन लेयर्स कहते हैं। हमारे पास एक नेटवर्क के अंदर कितनी भी हिडन लेयर्स हो सकती हैं। हमने यहाँ पे सिंगल हिडन लेयर का एग्जांपल लिया है क्योंकि हमने एक बहुत छोटा न्यूरल नेटवर्क रखा है, पर न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर रियल प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर मिलियंस, बिलियंस, इवन ट्रिलियंस कनेक्शंस हैं जो एग्जिस्ट कर सकते हैं। बट दिस इज व्हाट द न्यूरल नेटवर्क लुक्स लाइक इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। अब ये तो हमने समझ लिया कि हमारा न्यूरल नेटवर्क दिखता कैसा है, बट हाउ डज द न्यूरल नेटवर्क एग्जैक्टली वर्क? उसके लिए हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेंगे। लेट्स सपोज हम एक कॉलेज के टीचर हैं एंड एज अ टीचर हमें स्टूडेंट्स के लिए उनका CGPA कैलकुलेट करना है। तो हम सब ने देखा होगा, स्कूल के अंदर देखा होगा, कॉलेज के अंदर देखा होगा, हमारे डिफरेंट सेट्स ऑफ एग्जाम्स होते हैं और हर एग्जाम के मार्क्स पर हमारे CGPA जो होते हैं वो कैलकुलेट होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे कॉलेज के अंदर एक हमारे मिड सेमेस्टर्स होते हैं, एक हमारे एंड सेमेस्टर्स होते हैं, तो उसके कुछ मार्क्स हैं, और एक हमारे पास होते हैं हमारे कुछ क्लास टेस्ट। तो हमारे कॉलेज ने क्या किया है, हर एक एग्जाम को कुछ ना कुछ वेटेज दिया है।
जैसे हो सकता है कॉलेज ने CGPA कैलकुलेशन के लिए मिड सेमेस्टर्स को वेटेज दिया है 0.4 का, हमारे एंड सेमेस्टर्स को भी वेटेज दिया है 0.4 का, क्लास टेस्ट को वेटेज दिया है 0.2 का। तो मिड सेमेस्टर में हमारे जितने भी मार्क्स आते हैं उसको टोटल मार्क्स उसको हम 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड सेमेस्टर वालों को 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्लास टेस्ट वालों को 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड इस तरीके से कुछ ना कुछ कैलकुलेशन होगी जिसके बाद हमारी CGPA कैलकुलेट होगी। सो दिस इज हाउ वी आर ट्राइंग टू कैलकुलेट आवर GPA। अब इस वेटेज को देखकर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि क्लास टेस्ट की तो काफ़ी कम वेटेज है, तो हम क्या करेंगे मिड सेमेस्टर एंड सेमेस्टर के अंदर तैयारी कर लेंगे और क्लास टेस्ट को स्किप कर लेते हैं। तो जब क्लास टेस्ट को स्टूडेंट्स ने स्किप करना स्टार्ट किया तो स्टूडेंट्स की अटेंडेंस काफ़ी लो हो गई। उससे टीचर्स ने देखा कि स्टूडेंट्स क्लासेस नहीं अटेंड करे, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे, क्लास टेस्ट की वेटेज हम इंक्रीज कर देंगे। तो इस तरीके से एक पर्टिकुलर पैरामीटर की वेटेज भी इंक्रीज हो सकती है CGPA कैलकुलेट करने के लिए, तो उन्होंने इस वेटेज को इंक्रीज करके कर दिया 0.3। अब इसको इंक्रीज किया है एंड इसको काउंटर करने के लिए मिड सेमेस्टर की वेटेज को डिक्रीज कर दिया टू 0.3। तो अब क्लास टेस्ट की भी काफ़ी अच्छी खासी वेटेज है, जिससे टीचर्स को लगा कि नाउ द स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग क्लासेस एंड द अटेंडेंस इज गोइंग अप, सो नाउ दे आर सेटिस्फाइड। तो इस तरीके का एक सिस्टम हमारे कॉलेज ने डिज़ाइन किया जिसमें हर एक टाइप ऑफ टेस्ट के लिए एक पर्टिकुलर सेट ऑफ वेटेज है। मिड सेमेस्टर्स की 30% वेटेज है, क्लास टेस्ट की भी 30% वेटेज है, एंड सेम्स की भी 40% वेटेज है। तो ये जो पूरा प्रोसेस अभी हमने डिस्कस किया, जिसमें एक कॉलेज के टीचर्स ने लॉजिकली एक ग्रेडिंग सिस्टम बनाने की कोशिश की, हमारे न्यूरल नेटवर्क्स कुछ इसी तरीके से वर्क करते हैं। तो इस प्रोसेस के अंदर कुछ इनपुट गया जो हमारे स्टूडेंट्स के डिफरेंट एग्जाम्स में मार्क्स हैं, तो ऐसे ही हमारे न्यूरल नेटवर्क के अंदर भी हम डिफरेंट इनपुट्स हैं जिनको पास करते हैं, एंड हर एक जो इनपुट नेक्स्ट लेवल पर पास होता है उसके लिए उसका कुछ पर्टिकुलर वेटेज होता है। तो इफ दीज आर आर इनपुट न्यूरॉन्स, हमारी ये जो वैल्यूज़ हैं जिसको हम वेटेज कह रहे थे अभी तक, हमारे न्यूरल नेटवर्क के अंदर इसको हम वेट पैरामीटर कहते हैं। और वेट पैरामीटर बताता है कि ये जो इनपुट वैल्यू है ये कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे आउटपुट को कैलकुलेट करने के लिए या फिर नेक्स्ट न्यूरॉन के लिए। तो हमारे न्यूरल नेटवर्क्स में कनेक्शंस के साथ हमारे पास एसोसिएटेड वेट्स होते हैं, और जैसे हमने एक ग्रेडिंग सिस्टम डेवलप किया, हमने काफ़ी ज़्यादा ट्रायल एंड एरर यूज़ किया। हमारे पास हो सकता है पहले हमने कोई मिस्टेक कर दी, गलत वैल्यू ले ली, उसके बाद हमने अपने वेट को अपडेट किया, हमने कुछ एडजस्टमेंट्स किए। इसी तरीके से हमारे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स भी वर्क करते हैं। मतलब मशीन्स के अंदर जो हम न्यूरल नेटवर्क्स करते हैं उसमें भी हम काफ़ी ज़्यादा ट्रायल एंड एरर करते हैं। कई बार हम गलत वेट ले लेते हैं, उसको हम थोड़ा सा करेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और इवेंचुअली अपने नेटवर्क को इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि एट दी एंड हमारे पास जो प्रेडिक्शन आई, जो आउटपुट आई, वो एज क्लोज टू द एक्सपेक्टेड वैल्यू हो, एज क्लोज एज पॉसिबल। मतलब जितना सही आउटपुट हो सके, जितनी हाई उसकी एक्यूरेसी हो सके, उतना अच्छा हम न्यूरल नेटवर्क बिल्ड करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा बेसिक आइडिया है अबाउट हाउ डू न्यूरल नेटवर्क्स वर्क। उसके अंदर हम कुछ इनपुट पास करते हैं, अपने वेट्स को एडजस्ट करते हैं, एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं, और फिर फाइनली नेक्स्ट टाइम जितने भी इनपुट आएंगे उसके हिसाब से हम अपने करेक्ट प्रेडिक्शंस को कैलकुलेट करेंगे। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द इन डेप्थ प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग अ न्यूरल नेटवर्क। जब भी न्यूरल नेटवर्क्स को हम ट्रेन करते हैं उसके अंदर दो इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो परफॉर्म होते हैं। सबसे पहला इज फॉरवर्ड प्रोपेगेशन विच इज मूविंग फॉरवर्ड इन द न्यूरल नेटवर्क, एंड सेकेंड स्टेप इज बैकवर्ड प्रोपेगेशन विच इज मूविंग बैकवर्ड्स इन द न्यूरल नेटवर्क। तो फॉरवर्ड प्रोपेगेशन विच इज द फर्स्ट स्टेप, फॉरवर्ड प्रोपेगेशन के अंदर हमारे न्यूरल नेटवर्क का काम होता है टू मेक अ गेस, या गेस कह सकते हैं इसको, या फिर प्रिडिक्शन कह सकते हैं। मतलब बेस्ड ऑन द इनपुट हमारा जो न्यूरल नेटवर्क होता है वो हमारे लिए एक आउटपुट, एक प्रिडिक्शन होता है जिसको प्रोड्यूस करता है। सो दिस इज आवर आउटपुट लेयर जहाँ से हमारे पास एक प्रिडिक्शन आएगा, आंसर आएगा। और सेकेंड स्टेप होता है बैकवर्ड प्रोपेगेशन। बैकवर्ड प्रोपेगेशन में जो भी हमारा प्रिडिक्शन था हम उसको कंपेयर करते हैं विद द एक्सपेक्टेड वैल्यू की सही आंसर क्या होना चाहिए था, एंड उस हिसाब से अपने नेटवर्क के अंदर हम एडजस्टमेंट्स करते हैं, हम अपने नेटवर्क को एडजस्ट करते हैं। या बेसिकली बैकवर्ड प्रोपेगेशन में वी आर लर्निंग फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, वी आर लर्निंग फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। तो इनिशियली जब हम अपने न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करना स्टार्ट करते हैं, हर एक जो न्यूरॉन होता है एक्सेप्ट फॉर द इनपुट लेयर, हर एक न्यूरॉन के पास अपनी एक स्पेशल वैल्यू होती है विच इज़ कॉल्ड बायस वैल्यू। तो हर एक न्यूरॉन के पास अपनी एक बायस वैल्यू होती है। लेट्स सपोज एक सिंगल न्यूरॉन का एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज दिस इज द न्यूरॉन और इसकी जो बायस वैल्यू है दैट इज बी। अब इस न्यूरॉन के पास कहाँ से इन्फॉर्मेशन आ रही है, एक ये इनपुट वैल्यू है जो यहाँ पर जा रही है। हम अपने इनपुट्स को कुछ वैल्यू ले लेते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर x1 इनपुट है, यहाँ पर x2 इनपुट है, यहाँ पर x3 इनपुट है। ये सिंगल इनपुट के मल्टीपल पैरामीटर्स हैं जो हम अपने न्यूरल नेटवर्क को फीड कर सकते हैं। तो x1 इनपुट इस चैनल के थ्रू, इस कनेक्शन के थ्रू हमारे इस न्यूरॉन तक पहुँचेगा। तो लेट्स सपोज ये जो कनेक्शन है इसका कोई वेट है विच इज़ W1। सिमिलरली x2 में भी कुछ एक वेट है फॉर दिस पर्टिकुलर कनेक्शन विच इज़ W2। x3 में भी कुछ वेट है फॉर दिस पर्टिकुलर कनेक्शन विच इज़ W3। तो इस सिंगल न्यूरॉन तक
ये 3 डिफरेंट इनपुट्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ तक रीच कर रही है। जैसे इस न्यूरॉन के अंदर इन्फॉर्मेशन जा रही है, वैसे ही इन्फॉर्मेशन का फ्लो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है इन द फर्स्ट स्टेप विच इज फॉरवर्ड प्रोपिगेशन। तो हर एक न्यूरॉन क्या करता है, अपने लेवल पर कुछ ना कुछ कंप्यूटेशंस को परफॉर्म करता है। सबसे जनरल कंप्यूटेशन क्या परफॉर्म होती है एक न्यूरल नेटवर्क के अंदर? बेसिकली फर्स्ट स्टेप के अंदर एक वेटेड सम होता है जो कैलकुलेट होता है हर एक सिंगल न्यूरॉन के लिए। वेटेड सम कहने का मतलब है, अगर हम इस न्यूरॉन का एग्जांपल लें तो हर एक इनपुट का हम वेटेड सम कैलकुलेट करेंगे, विच विल बेसिकली बी x1 इंटू W1 प्लस x2 इंटू W2 प्लस x3 इंटू W3। एंड इस पूरे वेटेड सम के अंदर हम अपनी बायस को भी ऐड कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास एक वेटेड सम होता है एंड फिर इस वैल्यू को हम पास करते हैं टू अ स्पेशल फंक्शन विच इज कॉल्ड एन एक्टिवेशन फंक्शन। तो ये एफ कोई भी एक्टिवेशन फंक्शन हो सकता है। हमारे पास मल्टीपल एक्टिवेशन फंक्शंस हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। इनमें से काफ़ी कॉमन एक्टिवेशन फंक्शन है हमारा सिग्मॉइड फंक्शन, विच इज बेसिकली 1/1 प्लस e टू द पावर z। वी हैव अनदर एक्टिवेशन फंक्शन विच इज ReLU, रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट। तो इस तरीके से हमारे पास मल्टीपल एक्टिवेशन फंक्शंस होते हैं डिपेंडिंग अपॉन हम किस तरीके की प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व कर रहे हैं, किस तरीके का मॉडल है जिसको हम बिल्ड कर रहे हैं। तो वेटेड सम को हम कैलकुलेट करके एक्टिवेशन फंक्शन में पास करते हैं और जो फाइनल वैल्यू आती है फिर उसको हम अपनी नेक्स्ट लेयर की तरफ पास ऑन करते हैं। तो इस तरीके से हर एक जो न्यूरॉन होता है अपने लिए अपनी वैल्यूज को कैलकुलेट करता है, कुछ कंप्यूटेशंस, कुछ लॉजिक को परफॉर्म करता है और अपने नेक्स्ट लेवल पर वैल्यूज को पास ऑन करता है। तो इस तरीके से एवरी सिंगल न्यूरॉन इज मेकिंग सम कंप्यूटेशंस और लॉट ऑफ कंप्यूटेशंस आर हैपनिंग इन द न्यूरल नेटवर्क। और फाइनली आउटपुट लेयर हमारे लिए कुछ प्रेडिक्शन परफॉर्म करती है, कुछ आउटपुट को जनरेट करती है। सो दिस इज फॉरवर्ड प्रोपिगेशन, जिसमें हमने कुछ इनपुट पास किया और फाइनली हमें कुछ कंप्यूटेशंस के बाद अपना प्रेडिक्शन मिल गया। अब बैकवर्ड प्रोपिगेशन में क्या होता है? बैकवर्ड प्रोपिगेशन में इस प्रेडिक्शन को हम कंपेयर करते हैं विद व्हाट द एक्सपेक्टेड वैल्यू वाज। अभी हम ट्रेन कर रहे हैं मॉडल को जब हम ट्रेन कर रहे हैं हमारे पास पुराना डेटा है, पुराने डेटा के बेसिस पर हमें पता है कि एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या होनी चाहिए। एंड इफ आवर प्रेडिक्शन वाज रॉन्ग, तो एक तरीके से हम क्वांटिफाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक है हमारा प्रेडिक्शन गलत था पर कितना गलत था। हम बेसिकली अपना लॉस कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं विद अ स्पेशल फंक्शन विच इज कॉल्ड अ लॉस फंक्शन। तो लॉस फंक्शन से हम क्वांटिफाई करते हैं कि ठीक है हमारे मॉडल ने गलत प्रेडिक्शन दिया, कंप्लीटली एक्यूरेट प्रेडिक्शन नहीं दिया, क्योंकि कंप्लीटली एक्यूरेट दे देता तो तब तो हमारा मॉडल फुली ट्रेन हो गया। पर हर एक इनपुट के लिए कंप्लीटली एक्यूरेट प्रेडिक्शन नहीं आता। तो प्रेडिक्शन अगर एक्यूरेट नहीं है तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कितनी इनएक्यूरेसी है। जितनी भी हमारे पास इनएक्यूरेसी आएगी, मतलब जितना हमारा मॉडल गलत है, उसी हिसाब से हम अपने बायस एंड अपने वेट्स को अपडेट करेंगे, एडजस्ट कर देंगे। जैसे हमने अपने CGPA वाले एग्जाम्पल के अंदर एडजस्टमेंट किए थे, वैसे ही हम अपने न्यूरल नेटवर्क के अंदर अपने वेट्स को अपडेट करते हैं, अपनी बायस को एडजस्ट करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, बैकवर्ड प्रोपिगेशन में लॉस फंक्शन से वील कैलकुलेट आवर लॉस एंड बैकवर्ड्स हम मूव करेंगे फ्रॉम द आउटपुट लेयर टू द हिडन लेयर्स, मल्टीपल हिडन लेयर्स, और हर एक लेवल पर हम अपने वेट्स को, बायसेस को एडजस्ट करते हुए चले जाएंगे। पर ये जो एडजस्टमेंट है ये इनपुट लेयर के लिए नहीं होता, क्योंकि इनपुट में तो फिक्स्ड इनपुट है जो पास होता है। तो बाकी सारी लेयर्स के लिए हम बैकवर्ड प्रोपिगेशन करते हैं और अपनी वैल्यूज को एडजस्ट करते हैं। एंड यही जो फॉरवर्ड बैकवर्ड प्रोपिगेशन का प्रोसेस है, इसको हम हर एक सिंगल डेटा एंट्री के लिए अपने नेटवर्क के अंदर रिपीट करते हैं। अगर हमारे पास बहुत सारा डेटा है, एक सिंगल एंट्री के लिए फॉरवर्ड प्रोपिगेशन भी होगा, बैकवर्ड भी होगा, थोड़ा सा वेट एडजस्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट डेटा एंट्री के लिए दोबारा फॉरवर्ड बैकवर्ड प्रोपिगेशन होगा, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे। तो इस तरीके से हर बार इस तरीके से हम एडजस्टमेंट करते हैं कि लॉस फंक्शन में जो डिविएशन कैलकुलेट हो रहा है, वी ट्राई टू मिनिमाइज दैट वैल्यू सो दैट वी कैन गेट मोर एंड मोर करेक्ट प्रेडिक्शन या मोर एंड मोर एक्यूरेट प्रेडिक्शंस। इसीलिए न्यूरल नेटवर्क्स को हम जितना ज्यादा डेटा फीड करते हैं उतना ज्यादा वो करेक्ट प्रेडिक्शंस करते हैं, क्योंकि हर बार जैसे जैसे एक डेटा एंट्री हमारे न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करती है, वैसे वैसे हमारा मॉडल जो है वो और ज्यादा एक्यूरेट होना स्टार्ट हो जाता है। सो दिस इज हाउ वी ट्रेन आवर न्यूरल नेटवर्क। और एक बार ये नेटवर्क ट्रेन हो गया, नेटवर्क ट्रेन होने का मतलब है हमने वेट वैल्यूज को फिगर आउट कर लिया, हमने बायस की करेक्ट वैल्यूज को फिगर आउट कर लिया, उसके बाद वी कैन यूज दिस मॉडल टू मेक प्रेडिक्शंस फॉर द न्यू डेटा। तो जैसे हमने ग्रेडिंग सिस्टम डिजाइन किया था, वैसे ही हम अपने न्यूरल नेटवर्क्स को डिजाइन करते हैं, फिर वो नए प्रेडिक्शंस करते हैं, नए कैलकुलेशंस करते हैं। What are the different tools that we use to work with neural networks? उसमें दो मेन लाइब्रेरीज हमारे पास आ जाती हैं, TensorFlow एंड PyTorch। PyTorch जो है इसको मेटा ने बनाया है, TensorFlow को गूगल ने बनाया है। तो ये काफ़ी दो सबसे पॉपुलर लाइब्रेरीज हैं, टूल्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं न्यूरल नेटवर्क्स के साथ वर्क करने के लिए। इसमें PyTorch इज मोर अकेडमिक एंड TensorFlow इज मोर इंडस्ट्रियल इन नेचर। तो इट इज़ माई पर्सनल सजेशन कि अगर हम डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स को सीख रहे हैं, देन वी शुड स्टार्ट लर्निंग इट विद PyTorch बिकॉज इट विल बी मोर सिंपलर एंड मोर इंट्यूटिव फॉर अस एज अ बिगिनर। इसके साथ में वी ऑल्सो हैव अनदर प्लेटफॉर्म विच इज Kaggle। Kaggle को हम डिफरेंट डेटा सेट्स के लिए यूज़ करते हैं।
क्योंकि मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को, डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स को बहुत सारा डेटा चाहिए होता है, तो ये डेटा एक काफ़ी पॉपुलर वेबसाइट है जिसके ऊपर अवेलेबल होता है, मल्टीपल डेटा सेट्स हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं। तो Kaggle इज समथिंग जिसको हम डीप लर्निंग के लिए भी यूज़ करते हैं एंड जिसको हम स्टैटिस्टिकल मशीन लर्निंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब उसके साथ में डीप लर्निंग के अंदर क्योंकि बहुत सारा डेटा यूज़ होता है, तो नॉर्मल CPUs के अंदर इतना डेटा स्टोर करना पॉसिबल नहीं है। तो जब भी हम न्यूरल नेटवर्क्स को ट्रेन करते हैं, या तो हमें अपने सिस्टम के अंदर एक्स्ट्रा GPU चाहिए होता है, नहीं तो हम क्लाउड पर मशीन्स हैं जिनको रेंट कर सकते हैं। वी कैन यूज डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, वी कैन गेट मशीन्स एंड ट्रेन आवर मॉडल्स ऑन क्लाउड. So these are the different tools that we use. Next we are going to learn about the different neural network architectures. न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर वी हैव मल्टीपल आर्किटेक्चर्स, जैसे FNN हो गई फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क, रेकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स हो गए RNN, CNN हो गए कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स, एंड हमारे ट्रांसफॉर्मर्स हो गए. दीज आर द 4 मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट यूजफुल न्यूरल नेटवर्क्स. पर इसके अलावा भी और बहुत सारे यूजफुल नेटवर्क्स होते हैं, जैसे रेकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स का ही एक एडवांस वर्जन हमारे पास होते हैं, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी नेटवर्क्स. उसके अलावा वी ऑल्सो हैव GANs विच आर जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क्स. तो वी हैव अ लॉट ऑफ न्यूरल नेटवर्क टाइप्स. हम 4 पॉपुलर नेटवर्क टाइप्स को पढ़ने वाले हैं. सबसे पहले नेटवर्क टाइप है फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क. एक बार हमारा न्यूरल नेटवर्क ट्रेन हो गया तो प्रिडिक्शन के टाइम पर जिन नेटवर्क्स के अंदर इंफॉर्मेशन एक ही सिंगल फ्लो के अंदर मूव करती है एंड देयर आर नो लूप्स, नो साइकिल्स, इस तरीके के न्यूरल नेटवर्क्स को हम फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क कहते हैं, FNN. तो इस न्यूरल नेटवर्क में एक बार हमने अपनी डेटा को प्रोसेस किया तो डेटा पासेस थ्रू मल्टीपल लेयर्स और फाइनली हमारे पास एक प्रिडिक्शन निकल कर आ जाता है. These type of neural networks are not good for sequential data और time dependent data. तो इन्हें हम जो हमारे simple predictions होते हैं उनके लिए यूज़ करते हैं. जैसे हम इन्हें medical diagnosis के लिए यूज़ कर सकते हैं, या फिर if we have a loan approval application, तो उस तरीके के मॉडल्स को बिल्ड करने के लिए हम FNN को यूज़ कर सकते हैं. Second type of neural networks are recurrent neural networks. Recurrent neural networks के अंदर there is a special thing that comes up which is memory. तो RNN जो होते हैं, they remember the information from previous steps and that information is used to influence the current steps output. तो RNNs के अंदर हम loop back कर सकते हैं to reuse the information and इसीलिए इन नेटवर्क्स को हम recurrent कहते हैं. तो RNNs को हेविली हम सीक्वेंशियल डेटा के लिए यूज कर सकते हैं जहां पर कॉन्टेक्स्ट मैटर करता है. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास टेक्सचुअल डेटा है, टेक्सचुअल डेटा के अंदर हमारे पास एक सेंटेंस है, राज इज हैप्पी. तो इस तरीके का जो डेटा है इसको हम सीक्वेंशियल डेटा कहेंगे. अब इस डेटा में हमें अगर कॉन्टेक्स्ट ढूंढना है कि ठीक है समबडी इज हैप्पी बट वी वांट टू फाइंड आउट द कॉन्टेक्स्ट हु इज हैप्पी. तो अगर हमें फिगर आउट करना है हु एग्जैक्टली इज हैप्पी, तो उसके लिए हमें प्रीवियस इन्फॉर्मेशन की जरूरत पड़ेगी कि राज अ पर्सन इज द पर्सन हु इज हैप्पी इन दिस सेंटेंस. तो इस तरीके का डेटा जहां पर कॉन्टेक्स्ट काफी ज्यादा मैटर करता है वहां पर हम अपने RNNs को यूज करते हैं. तो RNNs को हम लैंग्वेज ट्रांसलेशन के लिए यूज कर सकते हैं, स्पीच रिकॉग्निशन के लिए यूज कर सकते हैं, इनफैक्ट स्टॉक प्रेडिक्शंस के लिए भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक के अंदर हमें पुराना डेटा चाहिए होता है टू मेक सम प्रेडिक्शंस. अब RNNs का ड्रॉबैक इज दैट दे आर गुड एट सीक्वेंसेस बट दे आर बैड एट लॉन्ग टर्म मेमोरी. तो इन्हीं का हम एक एडवांस्ड वर्जन यूज करते हैं विच इज लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरी नेटवर्क. तो इस नेटवर्क को लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए हम ज्यादा यूज करते हैं एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल RNNs. थर्ड टाइप ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स आर कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स. अब CNN को वैसे इन डेप्थ में समझने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है बिकॉज दे आर कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स, बट वील ट्राई टू गेट एन ओवरव्यू आइडिया ऑफ व्हाट CNNs आर. CNN कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स जो होते हैं इनको हम डेडिकेटेडली स्पेशली यूज करते हैं फॉर आर इमेजेस, फॉर आर वीडियोस. तो इस तरीके का जो डेटा होता है जो ग्रिड की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है, उस डेटा के लिए CNN बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं. जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, लेट्स सपोज हमारे पास एक ब्लैक एंड व्हाइट इमेज है. हमारे पास कोई डेटा है जो ब्लैक एंड वाइट इमेजेस की फॉर्म में है और उस डेटा को हम रिप्रेजेंट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ अ 6x6 ग्रिड. तो हमारी वो ग्रिड कैसी दिखेगी, वो हमारी ग्रिड ऐसी दिखेगी. अब जितनी भी हमारे पास ब्लैक एंड वाइट फोटोज होती हैं, हमें पता है उन फोटोज को अगर हमें किसी भी नेटवर्क को फीड करना है, या अगर हम कंप्यूटर को, सिस्टम को अपनी कोई इमेजेस फीड करना चाहते हैं या वीडियोस को भी फीड करना चाहते हैं. अब क्योंकि कंप्यूटर्स के पास तो हमारी तरह आईज नहीं होती, तो कंप्यूटर्स इमेजेस को, वीडियोस को कैसे रीड करता है, वो उन्हें रीड करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्रिड्स. जैसे इफ आई टेक दिस एस एज अ पिक्चर, तो इस पिक्चर को मेरा जो कंप्यूटर है वो एज अ ग्रिड ऑफ पिक्सल्स की फॉर्म में रीड करेगा. तो ऐसे ही हम ब्लैक एंड वाइट जो इमेजेस हैं उनको, उनकी एक पिक्सल्स की ग्रिड है, उसे इमेजिन कर सकते हैं. अब इस ग्रिड के ऊपर लेट्स सपोज हमारे बहुत सारे नंबर्स हैं. हमने एक फोटो फीड की एंड हमारी जो पिक्चर है उसके ऊपर हमने एक नंबर लिखा हुआ है विच इज इक्वल टू 1. तो इस तरीके से वी कैन इमेजिन दिस टू बी अ ब्लैक एंड वाइट पिक्चर जिसके ऊपर एक 1 लिखा हुआ है. तो जब हमारी इमेज हमारे सिस्टम के अंदर फीड होगी तो इस ग्रिड के अंदर जिन भी पिक्सल्स पर नंबर आ रहा है, दोज पिक्सल्स कैन बी डिपिक्टेड विद वैल्यू 1, कि इन पिक्सल्स में तो ग्रिड के अंदर वैल्यू 1 होगी और बाकी सारे पिक्सल्स क्योंकि खाली हैं
तो वो सारे के सारे हमारी वैल्यू 0 होंगे। तो इस तरीके से हमारी जो ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस हैं उनको हम सिस्टम को फीड करते हैं। अब लेट्स सपोज ये जो इमेज का डेटा है इसको हम किसी नॉर्मल न्यूरल नेटवर्क को फीड करना चाहते हैं, तो हमें हर एक पिक्सल का डेटा अपने न्यूरल नेटवर्क को देना पड़ेगा। तो अगर इफ वी हैव अ 6x6 ग्रिड तो हमारे पास कितने पिक्सल्स हो जाएंगे जो हमें फीड करने पड़ेंगे? वील हैव 36 वैल्यूज। तो इसके लिए हमें 36 डिफरेंट इनपुट पॉइंट्स चाहिए होंगे टू फीड दिस डेटा टू द नेटवर्क। अब रियल लाइफ के अंदर जो हमारा एक सिंगल इमेज होती है 6x6 साइज बहुत छोटा होता है, उसके अंदर हम इमेज को नहीं लेके आ सकते। हम बहुत बड़ी इमेजेस के साथ डील करते हैं रियल लाइफ के अंदर। तो अगर हम एक बड़ी वैल्यू का भी एग्जांपल ले तो उसमें लेट्स सपोज हमारी जो इमेज का साइज है दैट इज 1000x1000। तो उस केस में हमें कितने डिफरेंट इनपुट्स चाहिए होंगे? हमें 10⁶। एंड यहाँ पर ये समझना बहुत जरूरी है कि जब हम 10⁶ वाले नंबर की बात कर रहे हैं, जब हमने फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड प्रोपेगेशन की बात की थी तो हमने देखा था कि किसी भी न्यूरल नेटवर्क के अंदर हिडन लेयर में सिंगल न्यूरॉन के लिए सारे के सारे इनपुट वैल्यूज के लिए एक कंप्यूटेशन होता है जो परफॉर्म होता है। तो बिकॉज ऑफ दिस 10⁶ वैल्यू अ सिंगल न्यूरॉन इन द हिडन लेयर इज गोइंग टू कंप्यूट 10⁶ टाइम्स। तो 10⁶ कंप्यूटेशन सिर्फ एक सिंगल न्यूरॉन के लिए होंगी, और नेटवर्क के अंदर तो बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं जो अलग अलग कंप्यूटेशंस करती हैं। तो द साइज ऑफ कंप्यूटेशंस इज गोइंग टू बी अ लॉट। और ये तो सिर्फ हमने ब्लैक एंड व्हाइट इमेज का एग्जाम्पल लिया। यहाँ पर अगर हमारे पास एक कलर्ड इमेज होती, कलर्ड इमेजेस को सिस्टम कैसे रिकॉग्नाइज करता है? उसके लिए हम RGBs को यूज़ करते हैं। जैसे अगर हमें कंप्यूटर्स को कलर्ड इमेज फीड करनी होती है तो उसके लिए एक सिंगल ग्रिड की जगह, ब्लैक एंड वाइट पिक्सल्स की जगह, हम रेड, ग्रीन एंड ब्लू 3 अलग अलग ग्रिड्स हैं जो अपने कंप्यूटर को पास ऑन करते हैं। तो वहाँ पर ये जो साइज हो जाएगा दिस विल बी 3 × 10⁶। तो हमारी जो नंबर ऑफ कंप्यूटेशंस हैं वो कलर्ड इमेजेस के लिए और ज़्यादा बढ़ गई। और ये तो सिर्फ हमने इमेजेस का एग्जाम्पल लिया है। अगर हमारे पास वीडियोज़ हैं तो वीडियोज़ को हम पास करते हैं इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट फ्रेम्स। हर एक फ्रेम अपने आप में एक बड़ी कलर्ड इमेज होती है। तो इतना सारा डेटा अगर हम नॉर्मल न्यूरल नेटवर्क्स को पास करते हैं देन दैट इज गोइंग टू बी वेरी इम्प्रैक्टिकल। एंड यहाँ पर हमारे CNNs हमें बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं बाय प्रोसेसिंग ऑल द इमेजेस एंड प्रोसेसिंग ऑल द वीडियोज इन अ मोर ऑप्टिमाइज्ड फैशन। CNNs बेसिकली क्या करते हैं? हमारी इमेज के एक स्मॉल पैच को एक बार में एनालाइज करते हैं, उसके अंदर पैटर्न्स देखने की कोशिश करते हैं रिगार्डिंग कॉर्नर्स, रिगार्डिंग एजेस, रिगार्डिंग शेप्स, एंड उस तरीके से वो इनपुट साइज को रिड्यूस करते हैं जिसकी वजह से डेटा बेटर ऑप्टिमाइज्ड वे में प्रोसेस हो पाता है। सो दैट इज व्हाई वी यूज CNNs एंड दैट इज व्हाई CNNs आर वेरी इंपॉर्टेंट इन मॉडर्न एप्लीकेशंस ऑफ AI. So CNNs try to look at a small patch of the image and they try to analyze the overview picture from it. अब if we talk about the CNN architecture तो वो कुछ इस तरीके का दिखता है जिसके अंदर we have multiple layers. तो we can look in the diagram कि यहाँ पर हमारी जो image है उसके लिए एक small patch को analyze किया जा रहा है at a time and this is done with the help of kernel. तो हमारे पास multiple layers होती हैं. We have the pooling layer, we have the fully connected layer, we have the convolution layer and इस तरीके से हमारा जो architecture है वो work करता है. अब we are not going to dive deep into this lecture right now, but if you want a detailed lecture on how CNN works, किस तरीके से architecture completely work करता है, you can let me know in the comments and we'll have a separate lecture about this. तो CNNs को हम बहुत heavily use करते हैं for object classification, for object detection and for video analysis. Next type of neural networks जो काफ़ी ज़्यादा important होते हैं, in fact आज की डेट में इनका हम काफ़ी ज़्यादा यूजेज देखते हैं, those are called transformers. Transformers बहुत important type of neural network architecture होते हैं. In fact they are the driving force behind GPT. GPT की full form है Generative Pre-trained Transformer. So GPT basically behind the scene transformers को ही यूज करता है to be able to interact with us. तो transformers को specially डिजाइन किया गया है to analyze sequential data without RNNs. ट्रांसफॉर्मर्स कैसे डिफर करते हैं? ट्रांसफॉर्मर्स हमारे पास इस तरीके का कोई सीक्वेंशियल डेटा होता है, उसको स्टेप बाय स्टेप एनालाइज नहीं करते, वो ओवरऑल डेटा को देखते हैं एंड फिर बिकॉज ऑफ अ मैकेनिज्म विच इज कॉल्ड अटेंशन, देर इज अ स्पेशल मैकेनिज्म इन ट्रांसफॉर्मर्स विच इज कॉल्ड अटेंशन, वो डिसाइड करते हैं ओवरऑल डेटा के अंदर कि कौन से पार्ट पर स्पेशल फोकस देना है, व्हाट इज गोइंग टू बी मोर रेलिवेंट. बेसिकली न्यूरल नेटवर्क्स के पास अगर कोई भी टेक्स्ट आता है, कोई भी स्ट्रिंग आती है, तो सबसे पहले दिस थिंग इज कन्वर्टेड इनटू टोकन्स. तो कोई भी टेक्स्ट होता है, इसके अंदर हम मल्टीपल टोकन्स क्रिएट करते हैं, ये अलग टोकन हो जाएगा, ये अलग टोकन हो जाएगा. तो इस तरीके से एक स्ट्रिंग के अंदर से मल्टीपल टोकन्स डिराइव होते हैं एंड देन फॉर ऑल द टोकन्स वी कंप्यूट समथिंग कॉल्ड द अटेंशन स्कोर. सो फॉर ऑल द टोकन्स वी ट्राई टू कैलकुलेट देयर अटेंशन स्कोर विद ईच अदर. तो उससे हमारे पास जो सीक्वेंशियल डेटा होता है, उससे हमारे पास जो टेक्स्ट होता है, उसके अंदर हमें कॉन्टेक्स्ट एंड मीनिंग समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर इफ वी हैव अ सेंटेंस जिसमें द डॉग चेज द कैट बिकॉज इट वॉज स्केर्ड, तो अगर हम जानना चाहते हैं यहाँ पर इट कौन है, तो उसके लिए कॉन्टेक्स्ट एंड मीनिंग ऑफ द डेटा मैटर्स अ लॉट. तो हमें एनालाइज करके पता चलेगा इट बेसिकली इज रिलेटिंग विद दिस
dog keyword. So transformers give us a strong sense of the meaning and context behind the data. If we talk about the architecture, तो transformers का architecture कुछ ऐसा होता है. इस architecture को भी अभी हम डिटेल में कवर नहीं करेंगे. If you want a special dedicated session about transformers, then you can let me know in the comments, and we'll bring another lecture जिसके अंदर we can dedicatedly talk about the architecture of transformers. So this was all about neural network architectures. Next we are going to learn about generative AI. तो अभी तक हमने ओवरव्यू के अंदर अपने AI की बात की थी, एंड AI के अंदर हमने मशीन लर्निंग को डिटेल में स्टडी किया. मशीन लर्निंग के अंदर हमने एक और उसके सब डोमेन को डिटेल में डिस्कस किया, विच वाज डीप लर्निंग, जिसमें वी टॉक्ड अबाउट न्यूरल नेटवर्क्स, कैसे उन्हें ट्रेन करते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट आर्किटेक्चर्स. एंड इसी की अब एक सबसेट या सब डोमेन या एप्लीकेशंस के बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं, विच इज कॉल्ड जेन AI, दैट इज जेनरेटिव AI. जेनरेटिव AI इज दैट पार्ट ऑफ AI जिसके अंदर हम टेक्स्ट को, ऑडियो को, वीडियो को, इमेजेस को जनरेट करने का काम करते हैं. तो अभी तक जितनी भी ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग को हमने डिस्कस किया, वहाँ पर हम कुछ ना कुछ इनपुट के बेसिस पर अपने कुछ क्लासिफिकेशंस कर रहे थे, कुछ हम प्रेडिक्शंस कर रहे थे बेस्ड ऑन द पैरामीटर्स. बट जेनरेटिव AI के अंदर हम कोई नई चीज़ जनरेट करने की कोशिश करते हैं, एंड दैट इज हाउ जेन AI इज स्पेशल. एंड आज की डेट में देयर आर अ लॉट ऑफ AI टूल्स विच यूज जेन AI बिहाइंड द सीन्स. इसमें ChatGPT इज अ वेरी पॉपुलर एग्जाम्पल जिसको हम अपने होमवर्क सॉल्व करने के लिए यूज़ कर सकते हैं. GitHub Copilot इज ऑल्सो अनदर पॉपुलर एग्जाम्पल जो हमारे लिए कोड को जनरेट करता है. Sora इज अनदर पॉपुलर एग्जाम्पल जो हमारे लिए वीडियोस को जनरेट करता है. तो इस तरीके से वी हैव मल्टीपल टूल्स इन द मार्केट विच जनरेट different kinds of data for us. So if we look at all the different tools for generative AI, text के लिए we have GPT. GPT is created by OpenAI and OpenAI is funded by Microsoft. Then we have Claude, which is built by a company called Anthropic, which is funded by Amazon. Then we have Gemini, which is built by Google. We have Llama, which is built by Meta. And इसके अलावा भी बहुत सारी tools हमारे पास available हैं. Images में we have Midjourney, we have DALL-E, we have Stable Diffusion. इसके अंदर Stable Diffusion is open source and rest are closed source. Audio के लिए we have 11 Labs, Bark, Music Gen. Videos के लिए we have Sora, Runway, HeyGen. Code के लिए we have GitHub Copilot, we have Code Llama, we have Code Whisper by Amazon, which is specifically focused on AWS and cloud development. तो इस तरीके से आज की डेट में there are a lot of generative AI tools which are available in the market and that we can use to generate new kinds of content. अब जब भी हम generative AI को समझना चाहते हैं, दो और important terms हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है, which are NLP and LLMs. अब since these are big concepts, we can't really understand everything in depth about them in a short period of time, but we'll try to understand the overview meaning of NLP and LLMs. ताकि next time जब किसी conversation के अंदर, किसी session के अंदर हम NLP या LLM words को सुने तो उनके मतलब, उनके actual intuition हमारे अंदर हो. सबसे पहले बात करते हैं about NLP. NLP stands for Natural Language Processing. NLP is a field, is a domain of machine learning जिसके अंदर हम languages के साथ deal करते हैं. So this is a field of machine learning where we teach machines to understand, interpret and generate human languages, जैसे English हो गई, हिंदी हो गई या French हो गई. तो जब भी हम इस तरीके के systems के साथ deal करते हैं या इस तरीके के models के साथ deal करते हैं जो human languages से relate करते हैं, human languages को generate करने का काम करते हैं, human languages को interpret करने का, understand करने का काम करते हैं, तो back of the mind पे हमें ये याद रखना है, वहाँ पर हम NLP को use कर रहे हैं, which is Natural Language Processing. And LLMs are one type of models which can be used to solve NLP tasks. तो LLMs की full form होती है Large Language Models. अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ LLMs हैं जो NLP टास्क को सॉल्व करने में हेल्प करते हैं. इसके अलावा भी हमारे पास काफ़ी सारे मॉडल्स होते हैं जो NLP टास्क को सॉल्व करते हैं विच आर नॉट LLMs. पर LLMs आर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मॉडल्स इन टुडेज टाइम, क्योंकि जब भी हम GPT की बात करते हैं, जब भी हम Claude की बात करते हैं, वी आर बेसिकली यूजिंग LLMs. अगर हम GPT की बात करें, GPT-4 की बात करें, दिस इज़ एन LLM. अगर हम Claude की बात करें, दिस इज़ एन LLM. अगर हम Llama की बात करें, दिस इज़ एन LLM. तो वी आर एक्चुअली यूजिंग अ लॉट ऑफ LLMs इन द फील्ड ऑफ AI और इन टर्म्स ऑफ प्रैक्टिकल कंज्यूमर फेसिंग टेक्नोलॉजीज टुडे. तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ टूल होते हैं जिनको हम NLP इस फील्ड के अंदर यूज़ करते हैं. तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को हम लार्ज क्यों कहते हैं? बिकॉज एक तो इनके अंदर बहुत ज़्यादा लार्ज डेटा फीड होता है टू ट्रेन देम. दे हैव अ लॉट ऑफ डेटा विच दे आर ट्रेन्ड ऑन. अगर हम सिर्फ टेक्स्ट की बात करें तो किसी भी LLM को ट्रेन करने के लिए हम बहुत सारा इंटरनेट पर जो टेक्स्ट अवेलेबल है उसको यूज़ करते हैं, बुक्स को यूज़ करते हैं, आर्टिकल्स को यूज़ करते हैं. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ डेटा दैट इज कंज्यूम्ड इन ट्रेनिंग दीज मॉडल्स. प्लस ये जो मॉडल्स होते हैं इनके अंदर लार्ज नंबर ऑफ पैरामीटर्स होते हैं. अगर हम वेट्स की बात करें, अगर हम बायसेस की बात करें, अगर हम न्यूरॉन्स की बात करें, तो ये जो LLMs के पूरे नेटवर्क होते हैं बहुत बड़े बड़े नेटवर्क्स होते हैं
जिसके अंदर बिलियंस एंड इनफैक्ट ट्रिलियंस ऑफ पैरामीटर्स भी यूज हो सकते हैं, एंड दैट इज वाई दीज मॉडल्स आर कॉल्ड लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स। तो जब भी हम कहते हैं कि हम जेन एआई को यूज करें फॉर टेक्स्ट रिलेटेड टास्क, तो वी कैन ऑलमोस्ट से विद श्योरिटी कि वहां पर एनएलपी एंड एलएलएम्स को यूज किया जा रहा है सो दैट वी आर एबल टू जनरेट टेक्सचुअल कंटेंट। अब जब भी हम एलएलएम्स को यूज करने की बात करते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने एक सिंगल मॉडल बना लिया एंड उसके बाद हमारा जो मॉडल है, हमारा जो एंड यूजर फेसिंग प्रोडक्ट है वो प्रिपेयर हो जाता है। मल्टीपल कंपनीज मल्टीपल डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं जो एलएलएम्स के साथ में एम्प्लॉय करती हैं टू मेक देम बेटर एज एन एंड यूजर फेसिंग प्रोडक्ट। जैसे व्हेन ओपन एआई क्रिएटेड चैट जीपीटी, तो दे यूज्ड समथिंग कॉल्ड RLHF, which is reinforcement learning with human feedback. Basically हमें नहीं पता कि LLMs एक्चुअली क्या आउटपुट है जिसको प्रोड्यूस करने वाले हैं, क्योंकि इतने सारे पैरामीटर्स हो जाते हैं तो उसको कंट्रोल करना, सारी चीजों को एनालाइज करना इज नॉट वेरी इजी। तो ओपन एआई ने एक डेडिकेटेड टीम रखी जो LLMs जो भी आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं उसको एनालाइज करने के लिए कि इफ दिस आउटपुट इज रेलिवेंट और इफ द आउटपुट इज नॉन टॉक्सिक और इट इज सूटेबल फॉर द एंड यूजर्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम LLM को ट्रेन कर रहे हैं और हम उसे कहते हैं टू टेल अस अ जोक, एंड इफ इट टेल्स अस एन ऑफेंसिव जोक जो किसी लेट्स सपोज एथनिक ग्रुप के अगेंस्ट जा रहा है विच इज हर्टिंग द सेंटिमेंट्स ऑफ पीपल, तो हमें ह्यूमन फीडबैक देना पड़ेगा टू द LLM टू रिमूव सच कंटेंट। तो इस तरीके से मल्टीपल प्रोसेसेस लाइक रीइंफोर्समेंट लर्निंग विद एडिशनल फीडबैक इज ऑल्सो समथिंग दैट कैन बी यूज्ड इन द ट्रेनिंग ऑफ LLMs. सो दिस वाज ऑल अबाउट NLPs एंड LLMs. अब जैसे NLP इज अ फील्ड ऑफ मशीन लर्निंग जिसके अंदर हम लैंग्वेजेस के साथ डील करते हैं, वैसे ही वी हैव अनदर AI की ब्रांच, AI की फील्ड, जिसके अंदर हम इमेजेस के साथ, हम वीडियोस के साथ डील करते हैं, विच इज कॉल्ड कंप्यूटर विजन। कंप्यूटर विजन के अंदर वी अलाउ द कंप्यूटर्स और द सिस्टम्स टू सी एंड इंटरप्रेट इमेजेस जैसे हम अपनी ह्यूमन आईज से देखते हैं। तो कंप्यूटर विजन के अंदर जो भी डेटा होता है, मेजॉरिटी डेटा जिसके साथ डील किया जाता है वो हमारी इमेजेस होती हैं, वो हमारी वीडियोस होती हैं। तो बेसिकली ये ऐसा डेटा होता है जिसको हम रियल लाइफ के अंदर देखते हैं। तो कंप्यूटर विजन के अंदर CNNs आर वेरी पॉपुलर। हमने पहले भी बात की थी कि कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स काफ़ी अच्छे होते हैं प्रोसेसिंग इमेजेस एंड वीडियोस। तो CNNs का बहुत ज़्यादा रोल होता है कंप्यूटर विजन के अंदर, एंड कंप्यूटर विजन इज अनदर ब्रांच ऑफ मशीन लर्निंग जिसके अंदर डेडिकेटेडली वी टॉक अबाउट द विजुअल्स एंड द विजुअल इंटरप्रिटेशंस। तो कंप्यूटर विजन के भी काफ़ी सारे प्रैक्टिकल रियल लाइफ एप्लीकेशंस है, जैसे फेस रिकॉग्निशन हो गया, या ये सेल्फ ड्राइविंग कार्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा यूज होता है टू एक्चुअली सी द रोड, टू इंटरप्रेट की रोड पर क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, वेयर आर द पेडेस्ट्रियंस। तो इस तरीके की जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको हम कंप्यूटर विजन के थ्रू प्रोसेस करते हैं। सो नाउ वी हैव रीच्ड अ पॉइंट वेयर वी कैन कल्मिनेट दिस सेशन। तो आज के सेशन के अंदर, आज के लेक्चर के अंदर हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिटेल में बात की। वी स्टार्टेड विद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके बाद हमने मशीन लर्निंग को डिटेल में डिस्कस किया, मशीन लर्निंग के कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स होते हैं, उनके अंदर कौन सी सब प्रॉब्लम्स होती है जिनको हम सॉल्व करते हैं। उसके बाद वी डिस्कस्ड अबाउट डीप लर्निंग में न्यूरल नेटवर्क्स क्या होते हैं, कैसे ट्रेन होते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट आर्किटेक्चर्स, एंड देन वी लर्नड अबाउट टर्म्स लाइक जनरेटिव AI, NLP, कंप्यूटर विजन एंड LLMs. तो आई होप कि आज के लेक्चर से हमें डिटेल में समझ में आया होगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज AI एंड हाउ आर द डिफरेंट थिंग्स, द डिफरेंट टूल्स, द डिफरेंट एल्गोरिथम्स विच आर वर्किंग इन द फील्ड ऑफ AI, एंड किस तरीके से जो भी टूल्स, जो भी एप्लीकेशंस को आज की डेट में हम यूज़ कर रहे हैं, जो बैकएंड में AI को, मशीन लर्निंग को यूज़ करते हैं, वो एक्चुअली किस तरीके से वर्क करते हैं और उनके बैकएंड में कैसा कैसा लॉजिक है जो अप्लाई होता है। तो आई ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन ऑल ऑफ द डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स इन दिस शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम। अब इसके अलावा अगर किसी और कॉन्सेप्ट पर हमें डेडिकेटेड सेशन चाहिए तो उसके लिए यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड उसके साथ में यू कैन ऑल्सो लेट मी नो व्हाट वाज द मोस्ट रेलेवेंट पार्ट फॉर यू इन टुडेज सेशन। कौन सा पार्ट है, कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको सीखने में आज के सेशन में हमें सबसे ज्यादा मजा आया एंड विच वर मोस्ट यूजफुल एंड रेलेवेंट टू यू। यू कैन लेट मी नो अबाउट देम इन द कमेंट टू। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।